Hello everyone, welcome to Apple Mind where dreams become reality, and today we are here with the part 3 of G triple S B previous year questions. Yes, correct. जो हमने ऑलरेडी पार्ट डाल चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके बाद वहाँ पे हमने काफ़ी से अच्छे सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, और नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद part 3, in which we'll be going to cover around 25 MCQs. Okay, चलिए। जिन लोगों को पता नहीं है, हमारी सीरीज़ चल रही है जी ट्रिपल एस पी वाई क्यू की, जहाँ पे हम फ़िलहाल इस सीरीज़ में 29 मार्च का जो पेपर हुआ था उस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। एंड जिन लोगों को नहीं पता, मैं पहले बता देता हूँ, दिस इज़ नॉट गोना बी अ सिंपल PYQ वीडियो। ओके, ये सिंपल वीडियो नहीं होने वाला जिसमें सिर्फ मैं आपको आंसर बता दूं और मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता दूं। नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग एकदम एंड टू एंड, जैसे एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है वैसे यहाँ पे एंड टू एंड एक्सप्लेनेशन होगा, जिसमें सारे कंसेप्ट हम बताएंगे आप लोगों को। मान लीजिए कोई टॉपिक से जो सवाल आया है उसका कंसेप्ट क्या कहता है, वो टॉपिक के बारे में हम जानेंगे, कुछ फैक्ट्स देखेंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हम टेबल्स डिस्कस करेंगे, और आगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो वीडियो होने वाला है, कंप्लीट डिटेल्ड एक वीडियो होने वाला है, जिसमें आपका ऑल क्वेश्चंस के थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपना पढ़ाई की है उस चीज़ का आपका रिवीजन हो जाएगा, और जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है वो आप यहाँ पे न्यू लर्निंग्स के साथ जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप न्यू लर्निंग्स भी पाएंगे, और जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उसका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो किसी भी स्टूडेंट्स को अगर सही से डिटर्मिनेशन से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो अपने कंप्लीट ध्यान से देखेंगे। राइट, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। बट मैं आपका सेशन आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये वीडियो ना ही सिर्फ जी ट्रिपल एस बी के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए तो है ही ऑफ कोर्स, बट इसके अलावा आप कोई भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि DI, आप या कोई भी एग्ज़ाम, फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, GPAT नाइपर, या आपका एम्स, आपका CRE, या फिर फार्मासिस्ट, ठीक है, जूनियर फार्मासिस्ट, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्यों सर? क्योंकि बेटा देखो, सारे ही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे आपका कंसेप्ट तो चेंज नहीं होगा। राइट, कंसेप्ट जो यहाँ से आप सीखोगे वो आपका चेंज नहीं होगा। राइट, और मोर और लेस हर एग्ज़ाम में सिलेबस जो फार्मा का रहता है वो अराउंड अराउंड सेम ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बार बच्चों को क्वेश्चन हो रहा है कि हाउ टू गेट दिस PYQ PDF विद एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल आगे बताऊंगा, अगर आप अभी नए हो वीडियो में, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू गेट दिस PDF। ओके, हाउ टू गेट दिस PDF या PPT विथ योर, ठीक है, फ़ोन में कैसे आप ले सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, आगे जाने से स्टार्ट करते हैं पहले से, पर एक बात मुझे बताइए, एक मेरे को आप जवाब दीजिए। आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, राइट? दैट मीन्स आप लोग जो है ये वीडियो आप फ्री देख रहे हैं, राइट? कोई इसका आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं देना पड़ रहा। तो आप यहाँ पे हमें अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक और एक कमेंट आप क्यों नहीं डाल देते? देखिए, आप मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उससे आपको मार्क्स मिलते हैं, और मार्क्स पा करके बेटा आप लोगों को क्या फील होता है? खुशी फील होती है, आप लोगों को एक रिवॉर्ड मिलता है। अब हमारा रिवॉर्ड कौन देगा? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब पर हमने ये वीडियो डाला है यूट्यूब पर, तो उसका रिवॉर्ड क्या? हम हार्डवर्क कर रहे हैं, तो आप लोग जब अपना कमेंट करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, लाइक तो देखो काफ़ी सारे बच्चे लाइक कर रहे हैं, वो मैंने देखा है, ठीक है, बट कमेंट्स नहीं कर रहे। कमेंट्स में मैं थोड़ी आपको कुछ कह रहा हूँ कि कुछ बड़ा सा लिखो, एक पैराग्राफ, सिंपल सा एक आप हार्ट का इमोजी, या फिर एक वो आता है वो थम्स अप का इमोजी आप डाल दीजिए, ठीक है, थम्स अप का इमोजी डाल दीजिए ऐसा करके, ठीक है, कुछ भी क्लैपिंग वाला इमोजी डाल दीजिए, आप कुछ कमेंट तो कीजिए, ठीक है, तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो पता लगेगा कि कितने बच्चे सीरियसली देख रहे हैं या फिर कितने बच्चे सिर्फ खाली खोल के छोड़ दे रहे हैं। ठीक है,
तो आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो हमको रिवॉर्ड मिलेगा एक तरह से। रिवॉर्ड यानी कि हमें एक तरह से हमारी खुशी मिलेगी, ठीक है, हमको खुशी होगी, चलो बच्चों ने देखा, राइट। तो आप कमेंट में कुछ भी लिखिए अच्छा सा, आपको जो डाउट पूछना है डाउट पूछिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसके बारे में लिखिए, कुछ नहीं तो आप एक हार्ट कमेंट कर दीजिए, आपके फेवरेट कलर का हार्ट, नहीं तो थम्स अप कमेंट कर दीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए यार, ठीक है। और देखिए लाइक तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो इस वीडियो पे लाइक्स तो आने ही चाहिए। तो अगर आप लाइक्स करेंगे, कमेंट्स करेंगे, हमें अच्छा लगेगा, और आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए, साथ ही साथ हम लोग आपके लिए हार्डवर्क करने के लिए यहाँ बैठे हैं। चलिए ये हो गया हमारा आपसे एक छोटी सी आस्क, ठीक है, चलिए। So before we start, this is my introduction. So this is Ayush Sachdev. I have completed MS Pharm in pharmacology and toxicology in from NIPER Mohali, and I have completed I have qualified GPAT NIPER 2 times with All India rank GPAT, All India rank in GPAT 55 and in NIPER 121. I also have a teaching experience of more than 4 years in which I have mentored around many students, ठीक है, more than 500 students for various pharma competitive exams like GPAT, NIPER, GATE, जूनियर फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के लिए मैंने बच्चों को गाइड किया है और स्ट्रेटेजी बना के सिखाया है कि कैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है वो सिर्फ रट्टा मारना नहीं होता, ठीक है, रट्टा मारना नहीं है, कंसेप्ट से भी काम नहीं चलेगा, रट्टा भी चाहिए, कंसेप्ट भी चाहिए, ठीक है, साथ में आपका हार्ड वर्क भी चाहिए, साथ में स्मार्ट वर्क भी चाहिए, साथ में आपका स्ट्रेटेजी भी चाहिए, साथ में आपका काम होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, दिमाग, कामनेस होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब मिला के एक साथ आती है एक पेज पे, तब जाके आपका निकल के आता है एक ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 कह लो या अंडर आपका 50 कह लो, ठीक है, तब जाके एक रैंक निकल के आता है, ठीक है। सारी चीज़ें चाहिए इसमें, हर चीज़ रिक्वायर्ड होती है। तो कैसे स्ट्रेटेजी बनाना, रिवीजन कैसे करना, ये सारी चीज़ों को आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों को सीखना, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सारी हमने बातें यहाँ पे कर ली है और अब हम लोग जंप करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे और साथ ही साथ हम लोग सारे एक्सप्लेनेशन डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए, विच रेडिएशन मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाईज। क्या कह रहा है कि मेडिकल सप्लाईज जो होते हैं डिस्पोजेबल, ठीक है, जैसे कि डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाईज कुछ भी हो गया, आपका सिरिंज हो गया या फिर आपका कोई भी डिवाइसेस हो गए जो डिस्पोजल पैकिंग में आते हैं, उसको स्टेरिलाइज करने के लिए कौन सा रेडिएशन मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा, माइक्रोवेव रेडिएशन कभी भी स्टेरिलाइज नहीं करता। ये तो क्या करते हैं हम लोग, खाना गर्म करने के लिए करते हैं, इतना तो हमको कॉमन सेंस है, ठीक है, खाना गर्म करने तो हम बैठे नहीं हैं यहाँ पे। इंफ्रारेड रेडिएशन भी आपका स्टेरिलाइज के लिए नहीं होता, ठीक है, मोस्टली यूज़ नहीं होता। आपका स्टेरिलाइजेशन के लिए दो ही चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। क्या यूज़ होता है आपका, एक यूवी रेडिएशन, एक गैमा रेडिएशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से आया है, आपका एप्लीकेशन से आया है, यानी कि आपका डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाईज को स्टेरिलाइज करने के लिए कौन सा रेडिएशन यूज़ होता है। तो अगर आपने वो टेबल पढ़ा है जहाँ पे अलग अलग रेडिएशन दिए गए हैं और वो रेडिएशन किस चीज़ के लिए है, या फिर आपका अलग अलग स्टेरिलाइज मेथड जो होती है कि ये मेथड स्टेरिलाइज मेथड है और इससे इस चीज़ को स्टेरिलाइज करते हैं, तो ये उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। तो वहाँ पे हमारा ऑलरेडी रहता है कि गामा रेडिएशन जो होता है आपका, ये डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाईज को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ होता है, राइट। चलिए पढ़ेंगे क्या होता है। तो गामा रेडिएशन में हाईली पेनिट्रेटिंग और आयोनाइजिंग पावर होती है। क्या होता है, हाईली पेनिट्रेटिंग और आयोनाइजिंग रेडिएशन पावर रहती है, ठीक है। ये स्टेरिलाइज करता है हीट सेंसिटिव डिस्पोजेबल को, जैसे आपका सिरिंज हो गया, ग्लव्स हो गया और सूचर्स हो गए, ठीक है। क्या हो गया, आपका हीट हो गया, हीट सेंसिटिव यानी कि जो टेम्परेचर में आके क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए या फिर आपका ख़राब हो जाए, ठीक है। चलिए, जो टेम्परेचर सहन ना कर सके, तो वैसे मटेरियल्स को ट्रांसफर ये स्टेरिलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गामा रेडिएशन यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपका कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, सिरिंज, ग्लव्स और सूचर्स, राइट। तो देखिए, ये जो मेथड होती है ना, स्टेरिलाइज की जो मेथड होती है वो दो चीज़ों में डिवाइड होती है, एक हॉट मेथड आती है और एक कोल्ड मेथड आती है।
तो हॉट में आपका क्या हो गया, डायरेक्ट हीट से करना, ठीक है। फिर आपका गैस बर्नर पे जो हीट डायरेक्ट लगा के करते हैं वो, और आपका एक ऑटोक्लेव आता है, आपने पढ़ा होगा और माइक्रोबायो लैब में किया भी होगा शायद कभी, माइक्रोबायोलॉजी में ऑटोक्लेव से भी स्टेरिलाइजेशन होता है। तो ये सारी आपकी हॉट मेथड हो गई। और कोल्ड मेथड में आप लोग क्या करते हैं, फिल्टरेशन आता है एक आपका, फिल्टर करते हैं, ठीक है। बट अब ये ग्लव्स को फिल्टर थोड़ी करोगे, फिल्टर तो तब होता है बेटा जब आपका कुछ लिक्विड सब्सटेंस हो, राइट। चलिए, तो उसको आप फिल्टर करते हैं। पर यहाँ पे अभी ग्लव्स और सूचर्स और सिरिंज की बात है, तो वहाँ पे आप रेडिएशन को यूज़ करते हैं। तो रेडिएशन भी आपका एक कोल्ड स्टेरिलाइजिंग मेथड में आता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहाँ पे गर्मी हो, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो, जहाँ पे आग का यूज़ हो रहा हो, जैसे कि डायरेक्ट बर्नर वाला डायरेक्ट हीट स्टेरिलाइजेशन या फिर ऑटोक्लेव का स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, वहाँ पे ये सब आपका हॉट मेथड हो जाती है। दूसरी वाली आपकी कोल्ड मेथड हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे और हमारे पास क्या एक्सप्लेनेशन है कि यूवी हैज़ पुअर पेनिट्रेशन, ठीक है। तो पेनिट्रेशन मतलब कि ये सरफेस तक ही खाली स्टेरिलाइज करेगा। मान लीजिए आपकी ये सरफेस है, तो ये आपका रेडिएशन जो है इसको पेनिट्रेट अंदर तक नहीं जा सकता, सरफेस के अंदर जाके नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ऊपर सरफेस पे ही स्टेरिलाइज करेगा, तो इसका पेनिट्रेशन पावर कम होता है। जबकि गामा रेडिएशन में हमारा आयोनाइजिंग और पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चलिए, तो रेडिएशन में हमारा जैसे कि गामा इलेक्ट्रॉनिक बीम भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम, और एक यूवी तो करते ही हैं, ठीक है। तो गामा में हमारा जैसा पता है कि आयोनाइजिंग पावर और पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे यूवी में पेनिट्रेट नहीं कर रहा, नॉन आयोनाइजिंग है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बीम आपका आयोनाइजिंग रहता है, ये इसका नेचर रहता है। अब आप इसमें एप्लीकेशन में भी देख सकते हैं कि गैमा का हम लोग यूज़ प्लास्टिक और डिस्पोजेबल को यूज़ मतलब स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 25 kGy, तो K का मतलब होता है किलो, जैसे कि होता है किलोमीटर, किलोग्राम, ठीक है। किलो हम लोग यूज़ करते हैं ना 1000, यानी कि जैसे कि किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, ठीक है, वैसा वाला किलो, ठीक है। किलो किलो जनरली रिप्रेजेंट्स 1000, ओके। और ये GY क्या है बेटा, GY है आपका ग्रे यानी कि आपका यूनिट है। यहाँ से अलग से क्वेश्चन आ सकता है, देखिए ये मैंने अलग से डाला है, ठीक है, पीपीटी में यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से भी बच्चों को क्वेश्चन अगर आ जाए तो, ठीक है। मैं चाहता तो सिर्फ बोल सकता था कि 25 K ग्रे यानी कि यूनिट, पर ग्रे क्या होता है, कौन सा यूनिट, किस चीज़ का, उसका डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रे मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी पर किलोग्राम। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम मटेरियल है, मान लीजिए कोई मटेरियल है, उस मटेरियल को मेरे को मतलब वो करना है, क्या कहते हैं, स्टेरिलाइज करना है। वो 1 किलो मटेरियल में कितना रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है। तो 1 जूल जब होता है, 1 जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी जब एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, 1 किलो मटेरियल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे। यानी कि जब 1 जूल ऑफ रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन का एनर्जी 1 जूल जितना जब एब्जॉर्ब हो जाए, कहाँ पे बेटा, 1 किलोग्राम मटेरियल में, तो उसको बोलेंगे 1 ग्रे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 25 किलो ग्रे यानी कि 25,000 ग्रे, ठीक है। किलो ग्रे यानी कि 1000 ग्रे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा ग्रे वाला, ठीक है। तो ये ग्रे वाला इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, मतलब बन सकते हैं यूनिट से भी, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। चलिए, और ये यूवी वाला है वो 254 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वेवलेंथ मोस्टली यूज़ होती है स्टेरिलाइजिंग केस में, यानी कि जब स्टेरिलाइज करना होता है तो ये वेवलेंथ हम लोग लेते हैं। तो ये होता है आपका सरफेस इसके लिए, और इसका पुअर पेनिट्रेशन होता है। चलिए, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली बहुत बढ़िया से। चलिए, आयोनाइजिंग रेडिएशन किल्स बाय डैमेजिंग DNA, ठीक है। और स्टैंडर्ड डोज क्या है, 25 किलो ग्रे। और हमारा इथिलीन ऑक्साइड जो गैस होती है, इथिलीन ऑक्साइड गैस होती है, वो क्या करती है आपका, जहाँ पे देखिए कोई अगर मटेरियल है वो हीट सेंसिटिव भी है
और आपका रेडिएशन सेंसिटिव भी है। तो ना ही आप ऑटोक्लेव जैसी हीट मेथड यूज़ कर सकते हैं, ना ही आप कोल्ड में रेडिएशन भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका वो हीट सेंसिटिव भी हो जाएगा और रेडिएशन सेंसिटिव भी हो जाएगा। तो वैसे केस में आप इथिलीन ऑक्साइड गैस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ध्यान रखिएगा। और गैस जो है वो मेथड तब यूज़ होता है जब आपको बड़ा सा एरिया स्टेरलाइज करना हो। मान लीजिए ऑपरेशन थिएटर हो गया, या कोई बिग या लार्ज आपका ऑपरेशन का डिवाइस हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब वो बहुत बड़ा डिवाइस है, यहाँ पूरा रूम है, तो आप पूरे रूम में रेडिएशन लेके तो नहीं घूमोगे। ठीक है, या फिर पूरे रूम को आप ऑटोक्लेव के अंदर तो नहीं रख सकते, या पूरे रूम को आप गर्म तो नहीं करोगे। तो गैस के थ्रू आप इसको, क्योंकि गैस कैसा है, हाईली डिफ्यूजिंग होता है, हर जगह डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये गैस के थ्रू आप बड़ी बड़ी चीज़ों को स्टेरलाइज कर सकते हो। तो एक ये पॉइंट एक्स्ट्रा दिमाग में आप रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग सर्फेक्टेंट इन डिस्पर्जन सिस्टम? सर्फेक्टेंट क्या करता है हमारा बेटा? सरफेस एक्टिव एजेंट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सरफेस एक्टिव एजेंट, इसको बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। ये भी आप याद रखिएगा, राइट। चलिए, तो ये करता क्या है? विस्कोसिटी इंक्रीज करता है? ना जी ना, विस्कोसिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे पीएच का भी कोई सर्फेक्टेंट से लेना देना नहीं होता, चाहे वो बढ़ाए या कम करे, उससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, डेंसिटी से भी कोई लेना देना नहीं होता। ये हमारा बढ़ाता है स्टेबिलिटी। क्या करता है? आपका स्टेबिलिटी बढ़ाता है। तो आपका जो सर्फेक्टेंट होता है वो आपका स्टेबिलिटी बढ़ाता है। अब जैसे आप इमल्शन बनाते हैं, इमल्शन में आप क्या करते हैं? ऑयल प्लस वाटर लेते हैं। तो अब वाटर और ऑयल जनरली क्या होते हैं? ये आपका अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो बट अगर आप इसमें सर्फेक्टेंट डाल दें, ठीक है, तो ये उसको मिक्स होने में हेल्प करता है और ये एक तरह का स्टेबल इमल्शन बन जाता है, राइट। चलिए, तो सर्फेक्टेंट हमारा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डिस्पर्जन सिस्टम में। चलिए, सर्फेक्टेंट लोअर इंटरफेशियल टेंशन एंड एड्जॉर्ब एट सरफेस। सरफेस पे क्या करेगा? एड्जॉर्ब हो जाएगा, इंटरफेशियल टेंशन कम करेगा, प्रिवेंट करेगा क्या? कोएलेसेंस और एग्रीगेशन को। यानी कि वो जो क्लॉट सा एक बन जाता है ना, ऐसा लंप सा बन जाता है, राइट, ऐसा ऐसा। ठीक है, वो एग्रीगेशन को प्रिवेंट करेगा, अल्टीमेटली स्टेबलाइज करेगा इमल्शन को भी, सस्पेंशन को भी। ठीक है, चलिए, सर्फेक्टेंट एडेड टू ऑयल वाटर फॉर्म्स अ स्टेबल इमल्शन। अब यहाँ पे सर्फेक्टेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, एक तो HLB वैल्यू भी पूछी जाती है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस गिवन बाय ग्रिफिन। ठीक है, चलिए, ये सारी चीज़ें। अब हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस में किसका क्या HLB वैल्यू होता है, वो सारा HLB रेंज जो होते हैं, रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप एक बात नोटिस करेंगे, अगर आप ये सीरीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, तो सर्फेक्टेंट और HLB यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो बेटा यही सारे टॉपिक्स होते हैं जिस पे आपको कभी चांस नहीं लेना, यानी ये सारे टॉपिक्स तो आपके ऑलरेडी एकदम परफेक्ट होने चाहिए। कभी भी कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने फेंके, आप उसको सामने जवाब फेंक दे सकते हैं। ठीक है, मतलब इतना रेडी होना चाहिए। यहाँ पे हमारे कुछ टाइप होते हैं। सर्फेक्टेंट का टाइप हमारे पास कुछ है। क्या है? एनायनिक है, कैटायनिक है, नॉन आयनिक है और एम्फोटेरिक है। चलिए, यहाँ पे हमारे कौन कौन से आ जाते हैं। एनायनिक सर्फेक्टेंट कौन से होते हैं? तो सोडियम लॉरेल सल्फेट, SLS, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये इंडस्ट्रीज में, मतलब कई बार आपने देखा होगा। ठीक है, ये सारा, और सोप्स, तो ये हमारे एनायनिक टाइप के सर्फेक्टेंट हो जाते हैं। कैटायनिक की बात करें तो सेट्रीमाइड, क्या है? सेट्रीमाइड बेंजाइल कोनियम क्लोराइड, याद कीजिए, सेट्रीमाइड और बेंजाइल कोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए, ये दो हमारे क्या हो गए? कैटायनिक। नॉन आयनिक में हम लोग याद रखेंगे कि हमारे ट्विन्स और स्पैन्स, ठीक है, और पीईजीज यानी कि पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल्स। तो ये आपके नॉन आयनिक का एक बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा। और एम्फोटेरिक में आपका लेसिथिन और बेटेंस। ठीक है, तो एक बार फिर से याद रखेंगे। एनायनिक में देखिए, एनायनिक में SLS, कैटायनिक में आपका सेट्रीमाइड और बेंजाइल कोनियम क्लोराइड, नॉन आयनिक में आपका ट्विन्स, स्पैन्स और आपका पीईजीज, राइट, और आपका एम्फोटेरिक में आ जाएगा लेसिथिन्स और बेटेंस। तो ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा सा टेबल है।
यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। एक आपका टॉपिक रहता है कि सीएमसी। सीएमसी क्या है? देखिए, सीएमसी इज द क्रिटिकल मिसाइल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि देखिए आपका ये इमल्शन है, राइट, ठीक है। मान लीजिए आपने इसमें सर्फेक्टेंट आप डाल रहे हैं, ये आप यहाँ से सर्फेक्टेंट डाल रहे हैं, ठीक है, सर्फेक्टेंट डाल रहे हैं आप। तो आपने मान लीजिए आपका सर्फेक्टेंट पाउडर में है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। लिक्विड भी हो सकता है, पाउडर भी हो सकता है, ठीक है। अब मेरे को आपको सिर्फ इतना उसका क्वांटिटी बताना है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने 2 ग्राम डाला सर्फेक्टेंट, फिर आपने क्या किया, फिर आपने प्लस, चलिए रुकिए एक बार इसको ऐसे समझाता हूँ मैं। पहले आपने 2 ग्राम डाला, ठीक है, फिर आपने 3 ग्राम डाला, फिर आपने 1 ग्राम और डाला। जैसे ही आपने ये 1 ग्राम और डाला ना, तो यहाँ पे मिसेल का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया बेटा? मिसेल्स का फॉर्मेशन हो गया। मिसेल्स क्या होता है? ये मिसेल्स जो होते हैं सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं, ऐसे करके आपने फिगर देखी होगी, ठीक है। एक तरह से एग्रीगेशन होता है सर्फेक्टेंट का। तो ये मिसेल का फॉर्मेशन हो गया। कब हुआ? 2 ग्राम डालने पे हुआ? नहीं। 3 ग्राम पे हुआ? नहीं। यानी कि 5 ग्राम पे नहीं हुआ। पर जैसे ही 6ठा ग्राम, यानी कि आपका फर्स्ट एक और ग्राम, यानी कि टोटल जैसे ही 6 ग्राम हो गया ना बेटा, जैसे ही 6 ग्राम हो गया ना, वैसे ही आपका मिसेल बनना चालू हो गया। तो मिनिमम कितना सर्फेक्टेंट आपको लगा मिसेल बनाने के लिए? मिनिमम 6 ग्राम लगा। 2 पे हुआ? नहीं। 5 पे हुआ? नहीं। 6 पे हुआ ना। तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सर्फेक्टेंट रिक्वायर्ड टू मेक मिसेल, ठीक है, राइट, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सर्फेक्टेंट की वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पे मिसेल बनना स्टार्ट हो जाए। बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम दैट ट्रांसफर फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी टू अनदर मॉलिक्यूल आर क्लासिफाइड एज। यार बेटा देखो, कभी कभी ना क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है, आप लोगों को सिर्फ नजरें होनी चाहिए उसको पहचानने की। तो ट्रांसफर लिखा है, अब ट्रांसफर एंजाइम ही वो है, ठीक है, उसका काम ही क्या है? ट्रांसफर करना। तो आइसोमरेज का होगा? नहीं। आइसोमरेज तो क्या करेगा? आइसोमरिज्म करेगा। आइसोमरिज्म यानी कि जैसे कि आपका अल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, राइट, या कीटोन को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, राइट। लाइज का क्या काम होता है? ये आपका तोड़ता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका लाइज। और आपका हाइड्रोलिस, ये आपका हाइड्रोलिसिस करेगा। चलिए, और आपका हो गया ट्रांसफरेज, ये आपका क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, सॉरी, लाइज में मैंने आपको तोड़ना बोला था, तोड़ता नहीं है एक्चुअली। वो क्या करता है? ग्रुप यहाँ निकाल देता है और ऐड कर देता है यहाँ। तो देखिए बेटा, यहाँ पे 2 कंफ्यूजन आपको आ सकता है। आप बोलोगे कि सर ट्रांसफर में भी तो फॉस्फेट ग्रुप निकाल रहा है। बेटा वो निकाल नहीं रहा है, वो है कि निकाल के कहीं और लगा रहा है, ठीक है। तो निकालना और तोड़ना यानी कि हटा देना। अब देखिए, मान लीजिए हम 2 दोस्त हैं, ठीक है, ए और बी। इसने टोपी पहनी है, यहाँ से टोपी उठा के मैं यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। तो मैंने एक के सर से टोपी उठा के दूसरे पे लगा दी, तो मैंने टोपी का ट्रांसफर किया, राइट। अब एक पेड़ है, ट्री है, ट्री पे एप्पल लगा हुआ है, एप्पल मैंने तोड़ दिया। अब वो एप्पल क्या मैं किसी और पेड़ पे लगा सकता हूँ? मतलब ग्लू से लगा सकता हूँ, नेचुरली लगा सकता हूँ किसी पेड़ पे? नहीं, वो टूट गया तो टूट गया, तो मैंने एप्पल रिमूव कर दिया। तो लाइज जो है वो या तो रिमूव कर देगा या तो लगा देगा, पर ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। ट्रांसफर नहीं करेगा वो। ट्रांसफर यानी किसी कहीं से उठा के कहीं पे लगाना, सेम चीज। और ये जो लाइज है ये अलग से लेकर के आएगा ग्रुप, ठीक है, और वो लगा देगा या तो अलग से निकाल के लेके जाएगा। तो ये होता है लाइज और ट्रांसफर इसके बीच का मिनिमम, जो एक पतली सी डिफरेंस की लाइन होती है ना, वो समझते नहीं है बच्चे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर में एक ही चीज़ है, यहाँ से वहाँ घूमेगी। लाइज में यहाँ तो वो निकल के हट जाएगी, या तो अलग से कहीं से लेकर के आई जाएगी और लगा दी जाएगी। तो ये यहाँ पे 2 अलग अलग कैटेगरी ऑफ एंजाइम होता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है
कि आपका ये जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है इसको आपको ऐसे ही याद रखना रहता है। यानी कि अगर आप कहें कि सेकंड जो क्लास है, मान लीजिए वो लाइगेज है, ठीक है, लाइगेज, तो ऐसा नहीं चलेगा। सेकंड हमेशा ट्रांसफरेज ही रहेगा, लाइज हमेशा फोर्थ पे रहेगा, हाइड्रोलेज हमेशा थर्ड पे रहेगा, लाइगेज हमेशा सिक्स पे रहेगा, इस तरह से, राइट। तो आपको इसको एक सीक्वेंस में याद करना रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देख लेते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का क्लास, इसका काम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराना। यहाँ पे आपको कैसे एंजाइम देखने को मिलते हैं, जिसपे आपको डिहाइड्रोजनेज लिखा होगा या तो आपका ऑक्सीडेज लिखा होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेज लिखा होगा या तो आपका डिहाइड्रोजनेज लिखा रहेगा। चलिए ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज में क्या आता है, जो आपका ग्रुप को ट्रांसफर करे। यहाँ पे कौन से एग्जाम्पल आते हैं, काइनेज या ट्रांस एमिनेज, ट्रांस कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, अमीन ग्रुप का एक जगह से दूसरे पे ट्रांसफर करना, ट्रांस अमीनेज। काइनेज, काइनेज जनरली फॉस्फेट को ट्रांसफर करते हैं, किसको, फॉस्फेट को। तो जहाँ पे भी आप देखें काइनेज है वहाँ पे फॉस्फेट का जरूर इन्वॉल्वमेंट होगा। हाइड्रोलेज, ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यहाँ पे आपको लाइपेज और ये प्रोटीएज, ये सारे ग्रुप देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लाइएज, ये यहाँ तो लगाएंगे यहाँ तो निकाल के लेके जाएंगे, ठीक है, जैसे कि डिकार्बोक्सिलेज, ठीक है। चलिए कार्बोक्सिलेज ग्रुप को हटाना, कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप होता है उसको हटा देते हैं ये लोग, तो डिकार्बोक्सिलेज। फ्यूमारेज, अल्डोलेज, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आइसोमरेज, ये आइसोमराइजेशन करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका पीछे, मरेज आ जाएगा, एंजाइम के पीछे मरेज, ठीक है। रेसेमेज, आइसोमरेज, ठीक है, मेज या मरेज आपको देखने को मिलेगा। और म्यूटेज एक थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, बट इसमें नहीं है मरेज या मेज, बट स्टिल आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया आइसोमरेज वाला। लाइगेज क्या करते हैं, ये एक्चुअली ये ज्वाइन विथ एटीपी नहीं, ये किसी भी दो चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंडेंसेशन करते हैं। कंडेंसेशन बोले तो जैसे ए है और बी है, इन दोनों का ज्वाइन करा के ये ए बी करा देंगे। क्या करा देंगे, ये लोग जोड़ने का काम करते हैं। आपने सुना होगा डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज करके आपने नाम सुना होगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स होती है ना बेटा, उसको ज्वाइंट करता है, ठीक है। ये ऐसा है, इसको ये ज्वाइंट करके ये क्या कर देगा, ऐसे ज्वाइंट कर देगा, ठीक है ना। चलिए डीएनए लाइगेज, सिंथेज, सिंथेटेज, राइट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा निमोनिक मिलता है, ओवर द हिल लाइक आयरन लेडीज। ओवर द हिल लाइक, ओवर द हिल लाइक आयरन लेडीज। ओवर से आपको ऑक्सीडो रिडक्टेज, द से ट्रांसफरेज, हिल से आपका हाइड्रोलेज, एल से आपका लाइएज, फिर आयरन से आपका आइसोमरेज, और लेडीज से आपका लाइगेज, ठीक है। चलिए काइनेज एक तरह का ट्रांसफरेज एंजाइम है जिसपे एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये एंजाइम एटीपी की इसको ज़रूरत पड़ती है, राइट। चलिए इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। विच एंजाइम इज एसेंशियल फॉर द एक्सटेंशन फेज ड्यूरिंग द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर। पीसीआर हमेशा बेटा याद रखने का, किसने डिस्कवर किया था, कैरी मुलिस ने डिस्कवर किया था, ठीक है, कैरी मुलिस ने डिस्कवर किया था। पीसीआर में क्या होता है, आप एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफाई बोलूँ या फिर आप डुप्लीकेट्स बनाते हैं, अगर इजी भाषा में बोलूँ, किसके, आप डीएनए के डुप्लीकेट्स बनाते हैं, राइट। ये पीसीआर का बेसिक काम होता है। अब यहाँ पे पीसीआर में बेटा 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन, ठीक है। चलिए यहाँ पे पूछा है कि एक्सटेंशन के टाइम कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, आरएनए पॉलीमरेज, जी नहीं बेटा, ठीक है। यहाँ पे हेलिकेज, हेलिकेज बेटा क्या होता है, सीजर एंजाइम होता है। ये जो आपका जो ये रहता है ना, डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड्स होती है ना, उसको बीच से काटने का काम होता है हेलिकेज का, तो इट्स लाइक अ कटर। डीएनए ऐसा रहता है, इसको ये काट के सीधा कर देता है ऐसा, ठीक है। लाइगेज जोड़ने का काम करता है, कंडेंसेशन करता है,
जोड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा आएगा नहीं आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे क्योंकि हम लोग एक्सटेंशन कॉपीज किसकी बना रहे हैं, डीएनए की बना रहे हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज, राइट। चलिए यहाँ पे हमारा, क्योंकि पीसीआर में हमारा जो टेम्परेचर रहता है वो 72 डिग्रीज तक चला जाता है, सेल्सियस तक। तो यहाँ पे जो एंजाइम चाहिए होता है वो रहता है हमारा थर्मोस्टेबल, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ज़्यादा से ज़्यादा हीट वो सहन कर सकता है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, टेक डीएनए पॉलीमरेज भी बोलते हैं। ये एक्सटेंड्स करता है प्राइमर्स, ठीक है, इन द एक्सटेंशन स्टेप और सिंथेसाइजिंग न्यू स्ट्रैंड, यानी कि डीएनए की कॉपीज बनाना, ठीक है। चलिए टेक फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस रिवॉल्यूशनाइज्ड पीसीआर, यानी कि बेटा देखो ये जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है इसी की वजह से ये पीसीआर मुमकिन हो पाया है, नहीं तो पीसीआर का जो इन्वेंशन जो हुआ है वो इसके बेसिस पे किया गया है, यानी कि दिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीसीआर। ये पीसीआर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज एनेमिया ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो देखिए इरेथ्रोसाइट्स का मतलब क्या होता है पहले तो जानिए। इरेथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी। क्या होता है बेटा, इरेथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी। अब एनीमिया क्यों होता है, क्योंकि हमारे आरबीसी, देखो एनीमिया का क्या हो सकता है, एनीमिया का मतलब क्या होता है बेटा, या तो आपके आरबीसी जो हैं उसका फॉर्मेशन कम हो जाए, ठीक है, या तो आपके आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाए। डिस्ट्रक्शन यानी कि टूटना और ये बनना, ठीक है, फॉर्मेशन, या फिर आपका ब्लड लॉस हो जाए। तो सर ब्लड लॉस में क्यों एनीमिया, बेटा देखो ब्लड लॉस में क्या होता है, जब ब्लड लॉस होता है तो आरबीसी का भी लॉस होता है, ठीक है। तो ब्लड लॉस के टाइम आरबीसी का भी लॉस होता है, तो आपका एट द एंड आपको एनीमिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए तो किडनी स्टोन का कोई काम है नहीं एनीमिया से, नहीं, राइट। वायरल इन्फेक्शन का तो कहीं से काम नहीं है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी कुछ नहीं होता। आपके आरबीसी बनते कहाँ हैं, बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। आपका बोन मैरो में आरबीसी बनता है, तो अगर बोन मैरो में, ठीक है, इनसफिशिएंट, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज एनीमिया ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स। तो बोन मैरो का अगर इसमें इनसफिशिएंट प्रोडक्शन रहेगा आरबीसीज का, तो ये सीधा सीधा एनीमिया कॉज करेगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एनीमिया का मेन क्या है, आरबीसी या तो बनना कम हो जाए, ठीक है, या तो टूटना ज़्यादा हो जाए, या ब्लड लॉस हो जाए तो आरबीसी का भी लॉस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बोन मैरो फेलियर, इसको हाईली इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, अप्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं, राइट। रिड्यूस करता है आरबीसी। अब देखिए बोन मैरो में आपका अलग अलग सेल्स बनते हैं, ठीक है, सिर्फ आरबीसी नहीं, बोन मैरो में आपके अलग अलग सेल्स बनते हैं। तो सारे सेल्स जो होते हैं उसका क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसमें आरबीसी भी आ गया। अब आरबीसी कम बन रहा है यानी कि आपका एनीमिया हो जाएगा। ये बोन मैरो से रिलेटेड है तो इसको क्या बोलेंगे, एप्लास्टिक एनीमिया, राइट। अब इसमें कौन सी चीज़ हो रही है, हमने यहाँ पे देखा था ना, अब यहाँ पे आरबीसी टूट रहे हैं ज़्यादा, नहीं बेटा। किसी का ब्लड लॉस हुआ है, नहीं। आरबीसी बनना कम हुआ है, जी। तो यहाँ पे आरबीसी कम बनने की वजह से इसको एनीमिया हो जाता है, ठीक है। इनसफिशिएंट इरेथ्रोपोइसिस, इरेथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इरेथ्रोपोइसिस। आरबीसी बनने की जो प्रोसेस होती है इसको इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इरेथ्रोपोइसिस कम हो गया बोन मैरो में, यानी कि आपका अप्लास्टिक एनीमिया होगा, ठीक है। चलिए देखिए वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को समझाई, ठीक है। एनीमिया के बहुत सारे टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। अब इसमें से टाइप है कि एक तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमेटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक। हम तीनों देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए माइक्रोसाइटिक, इसमें क्या रहता है, आपका एमसीवी लो रह जाता है। अब एमसीवी क्या होता है, एमसीवी का मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। क्या होता है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ये क्या बताता है, इट टेल्स अस द एवरेज साइज ऑफ
एक आरबीसी, यानी कि आरबीसी का साइज क्या रहेगा, सेल का साइज बताता है, सीधा सीधा बोलूँ तो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका देखिए माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्यों होता है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, थैलेसेमिया में, ठीक है, और आपका सिड्रोब्लास्टिक में। तो यहाँ पे चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे आपका आयरन डेफिशिएंसी हुई, राइट, तो उससे आपका हीमोग्लोबिन सही से नहीं बन पाएगा, आपका आरबीसी जो रहेगा वो छोटे साइज का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होता है, आरबीसी बार बार डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल्स कम बन रहे हैं तो बार बार सेल्स को डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है, तो आरबीसी डिवाइड फटाफट होते हैं। तो यहाँ पे आपका एमसीबी लो रहता है, यानी कि एमसीबी बोले तो साइज, तो यहाँ पे आपके क्या रहेंगे, छोटे सेल रह जाएंगे, ठीक है, छोटे सेल्स। नॉर्मोसाइटिक में कुछ नहीं होता, नॉर्मोसाइटिक में आपके ब्लड में मतलब आरबीसी में साइज में कोई दिक्कत नहीं आएगा, साइज वही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ब्लड लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा तीसरा जो रीज़न था कि ब्लड लॉस हुआ तो एनीमिया होगा, क्यों, क्योंकि ब्लड लॉस के साथ आरबीसी का भी लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे साइज की कोई दिक्कत नहीं आई, लॉस हो गया ब्लड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे मैक्रोसाइटिक। यहाँ पे आपका ये जो आरबीसी का साइज है वो हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरबीसी का साइज हाई हो जाएगा। क्यों हाई, मतलब क्या, देखिए मैं बताता हूँ आपको सीक्वेंस क्या होता है। आपका B12 जो है, विटामिन B12 कोबालामिन या फोलेट, आपका B9, उसकी अगर डेफिशिएंसी होती है तो आपका जो यहाँ से क्या होता है, आपका आरबीसी जो है ना वो सही से डेवलप नहीं होता, ठीक है, सही से डेवलप नहीं होता, और वो डिवाइड नहीं होता, सेल जो होता है वो डिवाइड नहीं होता और लेट डिवाइड होता है, एक तरह से कहा जाए तो, ठीक है। और ये लेट डिवाइड होने के चक्कर में ये सेल का साइज बढ़ता रहता है। क्या होता रहता है, सेल का, एक सेकेंड, सेल का साइज बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे हम इसको हाई एमसीवी के नाम से मतलब देखते हैं, और यहाँ पे आपका इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं, यानी कि इसमें आरबीसी का साइज बढ़ जाता है। साइज तो बढ़ गया, पर यहाँ पे कैसे होता है, ये इनका ये फंक्शन नहीं कर पाते सही से, इनका फंक्शन सही से नहीं हो पाता, साइज में बड़ा है पर काम नहीं आ रहा है सही से। तो ये आपका हो गया मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो ध्यान रखिएगा एमसीवी क्या होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है, हाइपोक्रोमिक का क्या होता है। हाइपोक्रोमिक में बेटा मतलब आपका आरबीसी का कलर कम हो जाएगा, यानी कि देखिए फिर मैं आपको वापस कंसेप्ट पे अगर लेके जाऊँ, आयरन डेफिशिएंसी हुई तो हीमोग्लोबिन आपका कम हो जाएगा। अब हीमोग्लोबिन में हीम की वजह से ही तो आपका कलर होता है, कलर आता है, हीम की वजह से आपका कलर आता है, राइट। तो कलर कम हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक, यानी कि आपके आरबीसी उतने रेड नहीं होंगे जितने रेड उनको होना चाहिए, राइट। वो उतना रेड कलर नहीं दे पाएंगे क्योंकि हीम नहीं है सही से, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी हुई है। तो ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपका एमसीवी जो है वो 80 से कम है तो आप समझ सकते हैं कि आपको माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, 100 से ज़्यादा है तो लार्ज आरबीसी होंगे, यानी कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। बहुत बढ़िया, कुछ ब्लड के रिलेटेड अच्छे से फैक्ट्स और टॉपिक्स जानने को मिले होंगे। चलिए, इरेथ्रोपोइटिन करके एक हार्मोन होता है, ये किडनी में निकलता है। तो नॉर्मल तो क्या होता है, किडनी से इरेथ्रोपोइटिन निकलता है और आरबीसी को बनाता है। ये क्या कराता है, इरेथ्रोपोइसिस कराता है, ये इरेथ्रोपोइसिस करवाता है, ठीक है। इरेथ्रोपोइसिस का मतलब होता है आरबीसी बनाना, ठीक है। पर जब आपका क्रॉनिक किडनी डिसीज होता है तो ये इरेथ्रोपोइटिन सही से निकल नहीं पाता किडनी से, ठीक है, तो आपका एनीमिया हो जाता है। क्यों, अब यहाँ पे एनीमिया वापस क्यों आया, क्योंकि इरेथ्रोपोइसिस सही से नहीं हो पा रहा है। इरेथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी का बनना, जब प्रोडक्शन सही से नहीं हो पा रहा है तो एनीमिया होगा। या आपका प्रोडक्शन कम हो जाए, या आपका टूटना ज़्यादा हो जाए, या आपका अल्टीमेट ब्लड लॉस हो जाए, किसी में भी आपको एनीमिया देखने को मिलेगा, राइट। बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा टॉपिक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, ये सवाल ना मेरे को बड़े प्यारे लगते हैं, जैसे एकदम फार्मासिस्ट के जो एकदम प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल एकदम इजी से होते हैं, इसमें कुछ सोचने का नहीं, सीधा आंसर लगाने वाला होता है। अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर अ फार्मासिस्ट व्हेन अ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स अनक्लियर एम्बिगस डोजेज। प्रिस्क्रिप्शन आया मेरे पास
डोजेज उसमें अनक्लियर है, मान लीजिए अनक्लियर है, या एबनॉर्मल डोजेज है। ठीक है, एबनॉर्मल यानी कि मान लीजिए 60 mg होना चाहिए और वहाँ पे आपका 500 mg लिखा है। ठीक है, 500 mg, अब 60 का 80 होता, 100 होता तो मानते, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो मेरे को क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? या तो मेरे पास डोज नहीं पता, मेरे को डोजेज है ही नहीं, अनक्लियर है या एम्बिगस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आओ देखते हैं। डिस्पेंस द मेडिकेशन विद द गैस डोज। हम गैस कर लेते हैं कि यार चलो, आदमी देख के मेरे को लग रहा है ये कम से कम 300 mg तो खा ही लेगा यार, ऐसे ही गैस कर लेते हैं। ठीक है, सोच लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम। इग्नोर द अनक्लियर डोजेज एंड गिव द स्टैंडर्ड डोजेज। डोज चाहे कुछ भी लिखाओ, कोई भी लिखाओ, लिखा हो ना लिखा हो, सब लोग 650 mg का डोलो लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, हम भी आपको वही देंगे। ऐसा करने का नहीं, स्टैंडर्ड डोजेज हर किसी के लिए नहीं होता, राइट। कॉन्टेक्ट द फिजिशियन टू रेक्टिफाई और टू क्लैरिफाई द डोजेज बिफोर डिस्पेंसिंग, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। और एक बार ए ऑप्शन भी देख लेते हैं, रिफ्यूज टू डिस्पेंस द मेडिकेशन विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। तो भाई आप लोगों का धंधा ही बंद हो जाएगा, बिजनेस कैसे करोगे फार्मेसी वाले जब आप मेडिसिन ही नहीं दोगे तो। ठीक है, आपका काम ही है मेडिसिन देना, तो मेडिसिन तो देनी पड़ेगी ना। चलिए, तो हम कैसे मेडिसिन देंगे, पहले हम लोग फ़ोन करेंगे फिजिशियन को और पूछेंगे कि डोजेज अनक्लियर है या डोजेज यही क्या है डोजेज। ठीक है, उनसे बात करेंगे और फिर हम उनको दवाई देंगे। चलिए ठीक है, चलिए तो एक बार आप पढ़ लीजिए, पेशेंट सेफ्टी, डिस्पेंसिंग एरर इसमें प्रिवेंट होता है, और केयरफुली हम रीड करके सारी चीज़ें करके इसमें करते हैं। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा है नहीं, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, विच कंपाउंड इनिबिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनिबिट कर रहा है बिटवीन NADH एंड कोएंजाइम Q। ठीक है, देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैं आप लोगों को बता दूं ऊपर ऊपर से क्या होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। चेन के, ये चेन आपका क्या करता है, ATP बनाता है। ठीक है, चलिए तो कौन सा यहाँ पे ड्रग है या कंपाउंड है जो इनिबिट कर देगा NADH और कोएंजाइम के बीच का इलेक्ट्रॉन? एक्टिनोमाइसिन A नहीं, साइनाइड, ये साइनाइड जो है ये ब्लॉक तो करता है पर NADH और कोएंजाइम Q के बीच में ब्लॉक नहीं करता। ओलिगोमाइसिन नहीं, रेटिनॉन हमारा इज द कंपाउंड विच इनिबिट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन NADH एंड कोएंजाइम Q। आओ देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे सारे कंपाउंड वगैरह सब लिखा हुआ है, कौन किसको क्या ब्लॉक करता है, क्या होता है, पर मैं चाहता हूँ आप लोगों को, मैं 5 मिनट लेके, या 5 मिनट भी नहीं 2 मिनट लेके आप लोगों को मैं समझाऊं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आखिर क्या होता है। ठीक है, तो 2 मिनट ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और हम यहाँ पे समझते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मैंने रखा तो था, कहाँ गया इमेज, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। एक्चुअली मैंने यहाँ इमेज रखा था एक, ओके कोई बात नहीं, इमेज नहीं है हमारे पास तो मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा दूंगा, राइट। चलिए कोई नहीं, हम लोग ऐसे ही समझते हैं बिना इमेज के। आ जाओ, देखो एक्चुअल में होता क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है ये। ठीक है, एकदम बेसिक से समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो NADH आता है, ये क्या करता है, इसको मान लो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रक है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स 1 में देता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 होता है आपका ये। अब देखो कॉम्प्लेक्स 1 क्या है हमारा, NADH कोएंजाइम Q। आपका कॉम्प्लेक्स 2 क्या होता है, सक्सीनेट कोएंजाइम Q। कॉम्प्लेक्स 3 होता है हमारा साइटोक्रोम BC1। कॉम्प्लेक्स 4 होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और कॉम्प्लेक्स 5 होता है ATP सिंथेस। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाते रहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, फिर कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 जाएगा,
कॉम्प्लेक्स 3 से फिर 4 जाएगा, तो इस तरह से आपका रहता है, राइट। अब एक चीज़ आपको नोट करने की है कि लास्ट में आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो लास्ट टर्मिनल होता है, ठीक है, टर्मिनल पे ऑक्सीजन बैठा होता है। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन आपका H2O बनाता है, ठीक है। एक ये चीज़ आप याद रखना कि ऑक्सीजन यहाँ पे H2O बनाएगा। दूसरी एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एक्चुअली यहाँ पे ना आपका एक ATP सिंथेज करके आया होता है। क्या होता है, ATP सिंथेज। अब ATP सिंथेज में कैसा है, अब यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स थे, मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स 1 2 3 होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ करते रहते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ होते रहते हैं। उस टाइम आपका प्रोटॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, प्रोटॉन, यानी कि H+ निकलते हैं। अब ये जो H+ हैं वो ATP सिंथेज के थ्रू बाहर निकलते हैं। जब ये H+ ATP सिंथेज के थ्रू बाहर निकला, ठीक है, तो आपका ATP बनता है, ठीक है। आई नो मैं आपको बहुत ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा देखो डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो क्वेश्चन आया तो मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दिया, ठीक है। अब हम थियरी पढ़ते हैं कि आखिर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो रेटिनॉन जो है ब्लॉक करता है कॉम्प्लेक्स 1 को। अब कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ये नाम जो है ये बहुत हाई यील्ड होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स 3 इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो आपको याद होना चाहिए साइटोक्रोम BC1। तो कॉम्प्लेक्स 1 को रेटिनॉन ब्लॉक करता है, ओके। ये स्टॉप करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम NADH टू कोएंजाइम Q, ठीक है। अब मान लीजिए एक आपको अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ नहीं भी आया हो, मैं एक लाइन में बताता हूँ। एक ऐसी चेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ फुदकते रहते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 2 से 3 3 से 4 जाता रहता है। इतना समझ गए। ये जाते जाते क्या होता है, प्रोटॉन निकलता है। अब वो प्रोटॉन जैसे ही एक पंप है, वो पंप का नाम क्या है, ATP सिंथेज, ठीक है, ATP सिंथेज। वो पंप से जैसे ही प्रोटॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, तो आपका साथ ही साथ क्या बनेगा, ATP बनेगा। बस इतना याद रखिए, आपको डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलिए तो अब कॉम्प्लेक्स एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या है हमारे कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स 1 हमारा होता है NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेस, और 2 होता है हमारा सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेस। इसको कौन ब्लॉक करता है, मेलोनेट और कार्बोक्सिन, ठीक है, 2 चीज़ें हैं। आपका कॉम्प्लेक्स 3 होता है साइटोक्रोम BC1। इसको कौन ब्लॉक करता है, एक्टिनोमाइसिन A, राइट। ये भी ऑप्शन में था ना, तो ये कॉम्प्लेक्स 3 को ब्लॉक करता है, ठीक है। ओलिगोमाइसिन भी है, वो भी ऑप्शन में था, उसको भी देखेंगे। कॉम्प्लेक्स 4 में हमारा होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। इसको कौन ब्लॉक करता है, सबसे इंपॉर्टेंट साइनाइड पॉइजनिंग जो होती है ना, आपने सुना होगा कि सब क्राइम पेट्रोल वगैरह में देखा होगा, साइनाइड डाल के सबको मारते रहते हैं। साइनाइड पॉइजनिंग में यही रीज़न होता है। साइनाइड पॉइजनिंग हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। अगर पूछे कि किस कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करती है, तो बोलना कॉम्प्लेक्स 4, राइट, याद रखिएगा। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज उसका नाम है। अब इसमें कुछ एजाइड वगैरह भी आ गए और ये सारी चीज़ें भी आती है। और 5th कॉम्प्लेक्स होता है आपका ATP सिंथेस। इसको ब्लॉक करता है ओलिगोमाइसिन। बड़ा ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए ओके, तो साइनाइड जो होता है वो ब्लॉक करता है हमारा कॉम्प्लेक्स 4 यानी कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। और ये आपका बहुत ही लीथल यानी कि जानलेवा, लीथल यानी कि जानलेवा। और इसका एंटीडोट क्या होता है आपका, इम्पोर्टेंट देखिए, एंटीडोट से भी पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इथेनॉल का एंटीडोट हो, मिथेनॉल का एंटीडोट हो, आपका ये क्या कहते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स का एंटीडोट हो, सारे चीज़ों के एंटीडोट से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्राइट प्लस थायोसल्फेट हमारा एंटीडोट हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, एंटीडोट से भी क्वेश्चन बनेगा। कॉम्प्लेक्स के नाम भी आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स को कौन इनहिबिट करता है, कॉम्प्लेक्स 5 को ओलिगोमाइसिन, ठीक है। आपका कॉम्प्लेक्स 3 आपका साइटोक्रोम BC1, उसका नाम भी पूछ सकता है, इनहिबिटर भी पूछ सकता है। सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए,
विच एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बूस्टिंग टेस्टोस्टेरॉन इन मेल पेशेंट ड्यूरिंग थेरापी। देखिए मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन को बूस्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन सिलेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन नहीं जी, ये हमारा जो है ये क्या करता है, कॉर्टिसोल को रिलीज करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है, यानी कि स्पर्म बनाता है, स्पर्म बनाता है। ठीक है, स्पर्म बनाता है। ग्रोथ हार्मोन हमारा ग्रोथ करवाता है। पर टेस्टोस्टेरॉन को निकालने के लिए या फिर टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है हमारा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH इसको बोलते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। LH जो होता है, देखिए यहाँ से मैं आपको 2-4 क्वेश्चन स्टार कराता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो LH स्टिमुलेट द टेस्टिकुलर लेडिक सेल टू रिलीज टेस्टोस्टेरॉन। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे लिख लो कि टेस्टोस्टेरॉन जो है वो लेडिक सेल से निकलता है। कौन निकलवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH ये क्या करता है, सर्टोली सेल पे एक्ट करता है। क्या होता है इससे, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी कि स्पर्म बनते हैं, राइट। इतना हो गया। देखो इसको याद कैसे रखने का, L फॉर ल्यूटिनाइजिंग, L फॉर लेडिक सेल, ठीक है। F फॉर आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और S से याद रखना है आपको सर्टोली सेल, स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसे याद रखना है, राइट। ठीक है, ये सारी चीज़ें। आगे हमारा क्या है, देखिए एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे हार्मोनल थेरापी का। आपका HCG LH लाइक, ठीक है, क्या करता है, इज यूज्ड क्लिनिकली टू रेज टेस्टोस्टेरॉन। तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से जब थेरेपी देते हैं तो HCG देते हैं। क्या देते हैं, HCG देते हैं। ये क्या करता है, LH की तरह एक्ट करता है। LH की तरह एक्ट करके ये आपका लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। LH लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाएगा, ये मेल्स में, और FSH सर्टोली सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा मेल्स में। अब ये लोग ये मतलब ये हार्मोन्स फीमेल्स में क्या करते हैं, LH जो है इट विल हेल्प इन ओव्यूलेशन, ठीक है, और आपका FSH जो है फीमेल में क्या कराएगा, फॉलिकल ग्रोथ कराएगा और एस्ट्रोजन को बढ़ाएगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें इनके फंक्शंस होते हैं। अब आपका एक और भी चीज़ याद रखिएगा कि ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। यहाँ पे भी लिखा है, देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलते हैं। कौन से, LH और FSH। और भी हार्मोन्स निकलते हैं बट ये भी निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, या फिर LH इज सिक्रीटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या कोई और ग्लैंड, ऐसा करके। चलिए आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पल्सेटाइल, ये क्या करता है, FSH और LH को बढ़ाता है, ठीक है। और कंटिन्यूस गोनेडोट्रोपिन होता है, वो एगोनिस्ट होता है, डाउन रेगुलेशन करता है। देखिए मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कैसे होता है, ये लाइन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जस्ट अ मिनट, एक हम ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए हमारा हाइपोथैलेमस होता है, राइट। हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, आपका क्या था हमारा, हाँ, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हमारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। अब ये कहाँ एक्ट करता है, ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे, ठीक है। मान लीजिए ये पिट्यूटरी पे एक्ट कर रहा है। अब पिट्यूटरी पे एक्ट करने से पिट्यूटरी क्या करेगा, ये आपका LH और FSH को रिलीज करेगा, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल हुआ। अब नॉर्मली क्या होता है बेटा, देखो जब नॉर्मल कंडीशन होती है ना, तो ये एक पल्सेटाइल फ्लो में होता है। ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है ये पल्सेटाइल होता है। पल्सेटाइल यानी कि आपका थोड़ा थोड़ा निकलता है, राइट। अगर मान लो ये चीज़ कंटिन्यू होने लगे, ठीक है, मान लो ये कंटिन्यू होने लगे, अगर हम कंटिन्यू बाहर से क्या करें,
गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दे, ठीक है, तो वो कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, कंटिन्यूअसली आपका LH और FSH बढ़ता रहेगा। अब ये FSH और LH कंटिन्यू का क्या करेगा, अपने रिसेप्टर पे एक्ट करता रहेगा। तो जब ये रिसेप्टर पे कंटिन्यू एक्ट करेगा तो रिसेप्टर डाउन रेगुलेट हो जाएंगे, डाउन रेगुलेट हो जाएंगे या फिर डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आप किसी को, ठीक है, एक गाल पे थप्पड़ मारते हैं, ठीक है, तो पहले बार उसको दर्द होगा, दूसरे बार दर्द होगा, यानी कि काम हो रहा है, दर्द हो रहा है, ठीक है, गाल पे। अगर आप उसको रोज मारते 24 घंटा आप उसको मारते ही रहेंगे तो उसका गाल एकदम सुन्न हो जाएगा। उसको उसको 200-300 थप्पड़ खाने के बाद तो उसको पता भी नहीं लगेगा थप्पड़ लग रहा है, वो तो गया, बेहोश हो गया, थप्पड़ खाते खाते बेहोश हो गया। अब उसको हम बेहोश को थप्पड़ मार रहे हैं, उसको पता ही नहीं है कि मेरे को थप्पड़ लग रहा है। तो रिसेप्टर पे इतना आने लग जाता है LH और FSH कि रिसेप्टर काम करना ही बंद हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है जब कंटिन्यू होता है, तो ठीक है। अब कंटिन्यू हम कब देते हैं, जब आपका प्रोस्टेट कैंसर हो, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर में हम लोग चाहते हैं कि रिसेप्टर को डाउन रेगुलेट करवाना, तो हम इसको प्रोस्टेट कैंसर में देते हैं। अदरवाइज नॉर्मली क्या होना चाहिए, पल्सेटाइल होना चाहिए, यानी थोड़ा 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 निकलना चाहिए, जिससे रिसेप्टर काम करता है। एक साथ कंटिन्यू सब निकलेगा तो रिसेप्टर खराब हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए, राइट। तो ये हो गया आपका ये पॉइंट क्लियर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपका ये तो चलो हो गया, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये HCG जो है कंटिन्यू मिमिक करता है LH को, और ये आपका लेडिक सेल पे एक्ट करके आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। अब एक और टर्म आता है इंटरेस्टिंग, जो इसको बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोर्किडिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म में बेटा देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो मेल्स में क्या होता है, जो टेस्टीज होते हैं, ठीक है, राइट, टेस्टीज जो होते हैं वो बर्थ के टाइम क्या होता है, जब बर्थ होता है, बर्थ से भी पहले इन्फेंट, ठीक है, बर्थ हटा दो, इन्फेंट जब होते हैं मेल्स, ठीक है, तो टेस्टिस कहाँ होते हैं आपके मेल्स में, यानी कि एब्डोमिन में होते हैं। कहाँ होते हैं, एब्डोमिन में होते हैं, ठीक है। तो एब्डोमिन में से ये टेस्टिस बाहर आते हैं, ठीक है। कहाँ आते हैं, टेस्टिस बाहर आते हैं एब्डोमिन से। तो ये नॉर्मली क्या होता है, किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होता है। अदरवाइज मेल्स में टेस्टिस एब्डोमिन से बाहर नहीं आ सकते अगर टेस्टोस्टेरॉन कम है तो, ठीक है। तो इन्फेंट्स में, इन्फेंट्स यानी बिल्कुल छोटे, यानी कि बर्थ होने से भी पहले, ठीक है, अगर डिटेक्ट होता है कि टेस्टोस्टेरॉन की कमी है, या फिर इवन बर्थ होने के बाद भी, तो हम LH को बढ़ा के आपका टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ा सकते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम ठीक की जा सकती है, जिसको क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्रिप्टोर्किडिज्म में मेल्स में टेस्टिस एब्डोमिन के बाहर नहीं आते, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत नया टर्म है, आप लोगों ने शायद ही, मुझे गारंटी है 99% लोगों ने ये, आप लोगों ने टर्म ये सुना नहीं होगा, तो ये टर्म ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना नया टर्म अगर आपको मिल जाए तो उसको पढ़िए, थोड़ा इंटरेस्ट जगाइए। हर बात ऐसे नहीं कि बस रट्टा मारना है, थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा पढ़िए भी, उसको समझिए भी, मज़ा भी आएगा, आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। चलिए, जहाँ रट्टा मार रहे हैं वहाँ तो रट्टा मारना ही। अब जैसे हमने ये कॉम्प्लेक्स पढ़ा, ठीक है, अब इसमें तो रट्टा मारने हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 है, अरे है तो है, मैं क्या करूँ, मैं इसका नाम जाके थोड़ी चेंज करूँगा, या मेरे बोलने से चेंज हो जाएगा, नहीं। या फिर मेरे को इसकी हिस्ट्री निकालनी है कि इसका नाम ये क्यों कब पड़ा या किसने रखा, उससे क्वेश्चन भी नहीं आने वाला, वो तो वर्थलेस है, ठीक है। मैं क्यों देखूँ उसका नाम किसने रखा, ये मेरे को तो सिर्फ याद रखना है कि इसका नाम ये है, बस, ठीक है। तो ये हमारा रट्टा मारना पड़ता है कुछ कुछ, बाकी कुछ कुछ जो इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं वहाँ पे आप समझिए क्या क्या चीज़ें होती है, कंसेप्ट क्या है। चलिए, फॉर असेसिंग बोन डिसऑर्डर इन क्लिनिकल डायग्नोसिस विच एंजाइम इज कॉमनली मेजर्ड बाय द लेबोरेटरी टेस्ट। तो बोन डिसीज में हमारा एलेनिन ट्रांसएमिनेज नहीं, क्रिएटिनिन काइनेज नहीं, ग्लूकोज ऑक्सीडेज नहीं, ये तो हमारा डायबिटीज़ में हो जाता है, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज हम लोग आपका यूज़ करते हैं बोन डिसऑर्डर में। होता क्या है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपका जो होता है रिच होता है ऑस्टियोब्लास्ट में। अब देखिए, बोन में आपके 2 सेल्स होते हैं, याद रखिएगा, बोन में बेटा 2 सेल्स होते हैं, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, ये क्या करता है, बोन बनाता है, B फॉर ब्लास्ट, B फॉर बनाना, और ये क्या दूसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट क्या करता है आपका,
बोन काटता है, यानी कि बोन तोड़ता रहता है, थोड़ा 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 करके बोन को पतला करता रहता है, मान लीजिए, राइट। तो बोन पतला करता रहता है, उसको रिजॉर्व करता है, उसमें से कैल्शियम निकालेगा, उसको उसमें से कैल्शियम फॉस्फेट सब निकालता रहेगा, ये क्लास्ट, ठीक है। यानी कि काटता रहेगा, यानी कि उसको धीरे धीरे तोड़ता रहता है, थोड़ा 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 करके, राइट। चलिए, अब यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं सेल्स, उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपका एंजाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बढ़ जाता है विथ बोन फॉर्मिंग एक्टिविटी। अब देखिए, आपके जो बोन डिसीज हैं जैसे कि पगेट डिसीज, ठीक है, या फिर आपका रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है, या बोन ट्यूमर्स, यहाँ पे आपका क्या होता है, जैसे ये पगेट डिसीज का पैथोजेनेसिस है, क्या है, पगेट डिसीज का। यहाँ पे देखिए होता क्या है, एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, यानी कि आपका ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो बोन को तोड़ रहा है। अब ये तोड़ रहा है तो ये टूटने तो देगा नहीं, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी टूटने तो नहीं देगी उसको। तो बोन रिजॉर्प्शन, रिजॉर्प्शन यानी कि उसमें से कैल्शियम कम होना, राइट, कैल्शियम फॉस्फेट कम होना, बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है। तो अब इसके ये लॉस हो रहा है आपके बोन का, तो आपका बॉडी आपके बोन का लॉस देख नहीं सकती। तो वो क्या करेगी बेटा, वो ऑस्टियोब्लास्ट को बोलेगी भाई आर्मी आगे बढ़ो, अब आपका काम है, अब आगे जाके दिखाओ। तो ये क्या करेगा, बनाना स्टार्ट करेगा। वो उधर से काट रहा है काट रहा है काट रहा है, ये यहाँ से बना रहा है। काटना यानी कि ऐसे काटना नहीं, उसको धीरे धीरे पतला करते जाना, ठीक है, उसको धीरे धीरे तोड़ते जाना। तो वो वहाँ से खराब कर रहा है, यहाँ से और बनाता जा रहा है। तो जब ऑस्टियोब्लास्ट बढ़ जाता है, ठीक है, तो हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपका ALP भी बढ़ जाता है, ठीक है, तो हम उसको चेक करके बता सकते हैं कि आपका पगेट डिसीज है या आपका रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेशिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्सेसिव बोन फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, पर ये जो एक्सेसिव बोन फॉर्मेशन होता है ना, ये डीऑर्गेनाइज होता है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, राइट। और ये जो नया बोन बन रहा है, हमारा जो ओरिजिनल बोन है उसको तो काटने बैठा है ये ऑस्टियोक्लास्ट। सामने हमारी बॉडी ने क्या बोला है कि भाई बोन कट रहा है, टूट रहा है, आप एक्स्ट्रा बनाओ। तो ये ऑस्टियोब्लास्ट बोन को बढ़ाता रहता है, बनाता रहता है। पर ये जो नया बोन बनता है वो वीक होता है, ठीक है, बड़ा तो होता है पर वीक होता है, एनलार्ज होता है, साइज में तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, पर वीक हो जाएगा, ठीक है। और ये फंक्शनल नहीं होता, वही बात है, ठीक है, फंक्शनल नहीं होता। चलिए, तो एक तरह से बोलो तो बहुत फ्रेजाइल हो जाता है, यानी कि वीक हो जाता है। अब आपका अगर बोन वीक हो गया, हड्डी वीक हो गई, तो आपको डिफॉर्मिटी और फ्रैक्चर हो जाएगा, राइट। तो पॉइंट वही था, आपका ALP बढ़ जाता है ऑस्टियोब्लास्ट में। और ऑस्टियोब्लास्ट कब बढ़ जाता है, पगेट डिसीज में बढ़ जाता है, ठीक है, और आपका बोन ट्यूमर्स में बढ़ जाता है। तो आप इसको चेक करके बता सकते हैं कि आपका बोन का डिसीज हुआ है, राइट। इतना समझ गए। देखिए किस तरह से हमने ऑस्टियोब्लास्ट समझ लिया, पगेट डिसीज समझ लिया, पैथोजेनेसिस समझ लिया, ALP कहाँ होता है, क्यों होता है वो समझ लिया, बोन्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं वो समझ लिया। तो क्वेश्चन आया था एंजाइम के ऊपर, पर हम कर गए पूरा टॉपिक ऊपर ऊपर से। मानता हूँ मैंने आपको एकदम डिटेल में 1 घंटा बैठ के नहीं पढ़ाया इस टॉपिक को, पर 5 मिनट जितना हमने डिस्कस किया, आपको एक ओवरव्यू तो मिल गया होगा बोन्स के बारे में, आपको एक ब्लूप्रिंट तो मगज में बैठ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत खूबसूरती से एक टेबल दिया गया है, यहाँ पे अल्कलाइन फॉस्फेटेज हमारा बोन डिसीज में और जॉन्डिस में। तो देखिए अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज लीवर डिसीज में भी बढ़ता है और बोन में भी बढ़ता है। तो इसका आइसो एंजाइम टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि जो बढ़ा हुआ अल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो बोन का है या फिर लीवर का है, उससे हम पता लगा लेते हैं। तो हमारा हमें पता लग जाता है कि बोन डिसीज हुआ है कि लीवर हुआ है कि क्या हुआ है, ठीक है। एसिड फॉस्फेटेज जो होता है प्रोस्टेट कैंसर में बढ़ता है। हमारा ये SGPT SGOT जो होता है हमारा, क्या बोलते हैं, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज, ठीक है, ये लीवर में बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। और हमारा क्रेटनाइन फॉस्फोकाइनेज MB ट्रोपोनिन, ये हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है, हार्ट अटैक MI उसमें बढ़ जाता है। अमाइलेज लाइपेज, ये एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस में बढ़ जाता है। और आपका ये LDH जो होता है हमारा, ये हिमोलाइसिस GGT आपका जो होता है आपका लीवर अल्कोहल अब्यूज़ में, ये आपका बढ़ जाता है, राइट। चलिए, ये सारा एंजाइम का बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, कौन सा एंजाइम किस डिसीज़ में बढ़ जाता है वो जानना ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
तो ट्रोपोनिन यहाँ पे हाई यील्ड हमारा पॉइंट क्या कहता है, ट्रोपोनिन जो है मोस्ट स्पेसिफिक आपका मार्कर है किसका, फॉस्फोकाइनेस, सॉरी एमआई का, एमआई का मोस्ट आपका स्पेसिफिक मार्कर है ट्रोपोनिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। विच फैट और फिक्स्ड ऑयल इज ट्रेडिशनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी एंड सोर्स फ्रॉम हाइड्नोकार्पस जीनस। देखिए जब भी लेप्रोसी की बात आए और ऑयल की बात आए बेटा, एक ही ऑयल है जो लेप्रोसी में यूज़ होता है, चॉलमोग्रिक एसिड। हम जब क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, आपने मेरे साथ पढ़ा होगा अगर तो आपको याद होगा, क्लासेस में हमने इसको डिस्कस किया था। ये एक तरह का साइक्लिक फैटी एसिड होता है। ठीक है, ये एक तरह का क्या होता है, साइक्लिक फैटी एसिड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चॉलमोग्रिक हमारा यूज़ होता है, तो ये हमारा हाइड्नोकार्पस सीड से मिलता है, लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे कुछ ऑयल्स हैं और उसका क्या है, सोर्स है, ये सारी चीज़ें। तो चॉलमोग्रिक एसिड हमारा सोर्स क्या है, हाइड्नोकार्पस और लेप्रोसी में यूज़ होता है। कैस्टर ऑयल हमारा रिसिनस कम्युनस परगेटिव एमोलेंट की तरह यूज़ होता है। हमारा पीनट ऑयल, एराकिस हाइपोजिया से मिलता है, हमारा एज अ व्हीकल या न्यूट्रिशन के लिए यूज़ होता है। कुछ हमारे बीज वैक्स हैं जो बीज से मिलते हैं, वो स्टिफनिंग एजेंट में यूज़ होते हैं, राइट। और कोड लीवर ऑयल फिश से मिलता है, फिश के लीवर से, जिससे आपको विटामिन ए और विटामिन डी मिलता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे लिखा है कि यूज़ बिफोर डेप्सोन, तो जैसे आपका डेप्सोन आपका लेप्रोसी के लिए यूज़ किया जाता है, बट डेप्सोन से पहले यहाँ एंशियंट टाइम्स में, एंशियंट भी नहीं, पहले के ज़माने में जब आपका वो ये प्लांट्स से इलाज होते थे सारी चीज़ों के, तो अभी भी मतलब काफ़ी एक तरह से कहते हैं ना, ट्रेडिशनल मेथड है इलाज करने का लेप्रोसी का, चॉलमोग्रिक एसिड, राइट। चलिए कैस्टर ऑयल एक्टिव एजेंट हमारा क्या होता है, रेसिनोलोइक एसिड। ठीक है, इरिटेंट परगेटिव होता है। चलिए व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म एक्शन ऑफ टिक्लोपिडिन। तो टिक्लोपिडिन हमारी एक ड्रग है, वो किसको एक्ट करती है, कैसे एक्ट करती है, तो एडेनोसिन को ब्लॉक करके नहीं, फॉस्फोडाइस्ट्रेस को नहीं, कॉक्स तो हमारे सारे वही आइबुप्रोफिन हो गया आपका, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, कॉक्स को ब्लॉक करने वाले। हमारा P2Y2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है टिक्लोपिडिन। तो टिक्लोपिडिन को हम बोलते हैं थायनोपेरिडिन। इरिवर्सिबली याद रखिएगा, इरिवर्सिबली ब्लॉक द प्लेटलेट P2Y12 ADP रिसेप्टर, जिससे प्लेटलेट एग्रीगेशन कम होता है। तो इट्स एन एंटी प्लेटलेट ड्रग, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेशन ड्रग, राइट। चलिए यहाँ पे सेम क्लास की है जिसमें क्लोपिडेग्रोल और पासुग्रेल आती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ग्रेल वाली जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है, तो ग्रेल वाली ड्रग्स आपका P2Y12 ADP रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। बट मैंने आपको साथ साथ में बताया था कि एक एग्जाम्पल जो है, एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या कहता है आपका, टिक्लोपिडिन, ये आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, इसमें ग्रेल नहीं आता, बाकी पासुग्रेल और क्लोपिडोग्रेल, ग्रेल से आप याद रख सकते हैं, राइट। चलिए इसका जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, यानी कि साइड इफेक्ट होता है, वो न्यूट्रोपीनिया होता है। क्या होता है, न्यूट्रोपीनिया। चलिए तो एंटी प्लेटलेट से क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, हमने देख चुके हैं पहले भी क्वेश्चंस एंटी प्लेटलेट से। ठीक है, चलिए विच एजेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू रिएक्टिवेट एसिटाइल कोलिनेस्टरेज and restore the normal function on accidental exposure to organophosphate poisoning। तो देखिए बेटा, एसिटाइल कोलिन जो होता है वो मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, मेटाबोलाइज हो जाता है एसिटाइल और कोलिन में। बट यहाँ पे एंजाइम क्या यूज़ होता है, एसिटाइल कोलिन आपका, एसिटाइल कोलिन इस्टरेज। ठीक है, तो अब इस एंजाइम को कौन ब्लॉक करता है, हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो अगर ये ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वो एसिटाइल कोलिन इस्टरेज को ब्लॉक कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, राइट।
तो ये हमको ये क्या हो जाता है, इसको ठीक कर कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट का पॉइजनिंग, जहाँ पे आपका एसिटाइल कोलिन मेटाबोलाइज नहीं हो पाता, उसको ब्लॉक कर दिया गया, उसको मेटाबोलाइज होने ही नहीं दे रहा है। उसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए जो एंजाइम था, ठीक है, वो क्या कौन था, ठीक है, एसिटाइल कोलिन इस्टरेज, ठीक है, अब उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो इसका ये ब्लॉक रिस्टोर कैसे होता है, ठीक है, तो हम कौन सी ड्रग देते हैं यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे देंगे प्रेलिडॉक्सिम क्लोराइड देंगे। क्या देंगे, प्रेलिडॉक्सिम क्लोराइड। तो प्रेलिडॉक्सिम क्लोराइड जो है, इसको 2PAM भी बोलते हैं, रीएक्टिवेट ऑर्गेनोफॉस्फेट इनिबिटेड एसिटाइल कोलिन एस्टरेज बाय डिस्प्लेसिंग द फॉस्फेट। तो ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हुई है, उस फॉस्फेट को हटा करके ये प्रेलिडॉक्सिन ठीक करती है सारी चीजें, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या होता है, इरिवर्सिबली कोलिन एस्टरेज इनिबिशन हो जाता है, तो एसिटाइल कोलिन बढ़ जाता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एसिटाइल कोलिन बढ़ गया तो वो अपने रिसेप्टर पे एक्ट करना चालू कर देगा। एसिटाइल कोलिन जब अपने रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो डायरिया हो सकता है, आपका यूरिनेशन, मायोसिस, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, एमएसएस, ये सारी चीज़ें हो सकती है। आप इसको डंबल से याद रख सकते हैं, निमोनिक से, डंबल से। निकोटिनिक रिसेप्टर पे जब करेगा तो वीकनेस, पैरालिसिस, ये सब होने लगेगा। तो ये चीज़ें ठीक करने के लिए ये ऑर्गेनोफॉस्फेट का जो इनिबिशन हो गया है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज नाम के एंजाइम पे, जो एसिटाइल कोलिन का मेटाबोलाइज करता था, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए आप एंटीडोट देंगे। एक तो एंटीडोट आपका होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन बेटा आपका एंजाइम का जो ये ब्लॉक हो गया ना एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, इसको ठीक नहीं करता। ये जो बढ़ जाता है ना एसिटाइल कोलिन, राइट, वो अपने रिसेप्टर पे ब्लॉक जाता है। तो ये एट्रोपिन क्या करता है, रिसेप्टर ब्लॉक कर देता है। तो एसिटाइल कोलिन बढ़ तो गया पर वो कहीं काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। पर ये एक एंटीडोट हुआ। दूसरा एंटीडोट क्या है, प्रेलिडॉक्सिम 2PAM। ये अब आपका जो एक्चुअल एंजाइम ब्लॉक हुआ है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, उसको ठीक करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट कैन बी यूज टू रिस्टोर द इनहिबिशन ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ठीक है, ये बन सकता है। या फिर ऐसा बन सकता है कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज कैन बी ब्लॉक्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट, तो ऑर्गेनोफॉस्फेटेज, राइट, इस तरह से। चलिए हमारे पास कुछ कार्बामेट्स होते हैं, जैसे कि नियोस्टिग्मिन, फाइजोस्टिग्मिन, ये भी हमारे पास थे ऑप्शन में, राइट। भाई ये रिवर्सिबल ब्लॉक करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रिवर्सिबल ब्लॉक करते हैं और ये इतने पॉइजनस नहीं होते, राइट। चलिए ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फ्री बैच, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको ये पीपीटी कैसे मिल सकती है, ये पीडीएफ कैसे मिल सकती है। तो एपोमाइंड आप लोगों के लिए लेके आया है GSSB जूनियर फार्मासिस्ट का एब्सोल्युटली फ्री बैच। एब्सोल्यूट फ्री बैच में आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट नोट्स, रैपिड रिवीजन नोट्स, प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट रिजॉल्व पेपर, टेस्ट सीरीज, ये सारा चीज़ मिलेगा। और ये जो पीडीएफ हम पढ़ रहे हैं अभी, पीडीएफ पीपीटी, वो पीपीटी भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब आपको फ्री बैच कैसे ज्वाइन करना है मैं बताता हूँ। देखिए पहला स्टेप क्या है, आप स्टेप 1 में एपोमाइंड क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से कीजिए या ऐप स्टोर से कीजिए। अगर आप ऐप स्टोर से करेंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड में ये डालना है, राइट। चलिए आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, उस पर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेंगे अपने। बाद में आपको पूछेगा बैचेस, आपको फ्री बैच में ज्वाइन करना है। फ्री बैच में आपको यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, ये फ्री बैच में ज्वाइन करने के लिए आप पहले बैच पे क्लिक करेंगे। बैच पे क्लिक किया तो आपको ऐसा प्लस का साइन दिखाएगा, ये प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप एंटर करेंगे कोड क्या डालेंगे, GSSB 2026। ये करते ही आपको फ्री बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। फ्री बैच में एनरोल करने के बाद आप अपना स्टडी मटेरियल पे जाके मटेरियल देख सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आपको ये ऊपर टैब मिलेगा, आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल में आपको स्टडी मटेरियल आपका जो फ्री बैच में अवेलेबल है वो सारा आप इसमें से देख सकते हैं, राइट। चलिए फ्री बैच के अलावा एपोमाइंड आपके लिए लाया है GSSB जूनियर फार्मासिस्ट का बैच, जहाँ पे अगर आपको एक स्ट्रेटेजिक वे में सारे लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं, जिसका आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें एक
प्रिपरेशन प्लान के थ्रू आप लोगों को करवाई जाएगी। सारा पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, क्लासरूम नोट्स मिलेगा, क्लासरूम आपका टेस्ट होगा, सारी चीज़ें आपकी होंगी, डाउट सॉल्विंग किया जाएगा। तो वो सब अगर आप चाहते हैं तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एपोमाइंड का जो जूनियर फार्मासिस्ट का G SSS का 2026 का जो बैच है वो यहाँ पे आप अवेलेबल कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, एपोफास्ट के नोट्स एपोफास्ट के नोट्स के साथ आपको क्लासरूम नोट्स यानी कि जो पीपीटी क्लासरूम में पढ़ाई जाती है वो, वन लाइनर, आपका टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट, सारा कुछ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये बेसिक बैच है, यहाँ पे मॉड्यूल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो मॉड्यूल्स अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे एक दूसरा बैच है जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेगी जो बेसिक बैच में है, आपको मॉड्यूल्स ऐड करके मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको विथ मॉड्यूल्स अगर ज्वाइन करना है तो आप एपोमाइंड का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर आपको विदाउट मॉड्यूल्स ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, विथ मॉड्यूल ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में सारी चीज़ें आपको मिलेगी, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड, एपोफास्ट के नोट्स, क्लासरूम नोट्स, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें। और मॉड्यूल वाले बैच में आपको हार्ड कॉपी मॉड्यूल डोर स्टेप आपको मिल जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका बैच के बारे में। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं G जूनियर फार्मासिस्ट और कोई भी एग्जाम, अनदर फार्मा एग्जाम के लिए भी, अगर आपको सिर्फ मॉड्यूल्स चाहिए, राइट, तो सिर्फ मॉड्यूल्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। ये देखिए, इसमें सारे सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स, ज्यूरिस्प्रूडेंस, फार्माकोग्नोसी, बायोकेम, माइक्रो एचएपी के साथ सारे सब्जेक्ट, फार्माकोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, मेडकेम, इनऑर्गेनिक, ये सारी कवर करते हुए सारे मॉड्यूल्स अगर आपको चाहिए तो मॉड्यूल्स भी आपको मिल जाएंगे। ये आपके ड्रग इंस्पेक्टर, एम्स, आरआरबी और अदर फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको मॉड्यूल्स चाहिए तो आपको 1499 में आपको मॉड्यूल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। वी आर अबाउट टू कंप्लीट विथ क्वेश्चंस, थोड़े से ही बाकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिम्टम्स इज लाइकली टू अकर इफ अ पर्सन कंज्यूम्स अल्कोहल आफ्टर डायसल्फिरम। देखिए, डायसल्फिरम का हमने पहले ही वीडियो में क्वेश्चन में बात की थी, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में ही हमने बात की थी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, फिर आप ये पार्ट 3 देखिए, राइट। चलिए, तो हमारा क्या होता है, डायसल्फिरम ले रहा है, ठीक है, तो अल्कोहल अगर वो लेता है तो क्या हो जाता है आपका, फीवर नहीं, कफ नहीं, जॉइंट पेन तो कहीं से रिलेशन नहीं है उसका, आपका फ्लशिंग, ठीक है, ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलता है। अब इसका भी रीज़न क्यों, तो डायसल्फिरम जो है वो एसिटाल्डिहाइड का एक्यूमुलेशन बढ़ा देती है, जिससे फ्लशिंग, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग ये सब होता है। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि हाइपोटेंशन आपका मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड करता है, हाइपोटेंशन हो जाता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। वो फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चन में देखा गया था, ठीक है, 93 क्वेश्चन नंबर था, याद रखिएगा वो एक बार। तो डायसल्फिरम लाइक इफेक्ट कौन सी ड्रग देती है, आपके सेफालोस्पोरिन्स होते हैं, आपके कुछ केटाकोनाजोल होते हैं, ये सारी जो ड्रग्स होती है डायसल्फिरम लाइक इफेक्ट देती है। तो इसमें एसिटाल्डिहाइड इज द टॉक्सिक इंटरमीडिएट, ये फ्लशिंग करता है, उसका हॉलमार्क है, राइट। चलिए, विच ग्लैंड रिलीजेस एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इन द बॉडी। देखिए, मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, राइट, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलेगा। यहाँ पे कैसा रहता है, ACTH इज सिक्रीटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ACTH जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है अंडर द हाइपोथैलेमिक कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। देखिए होता क्या है, यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस क्या निकालती है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकालती है। ये एक्ट करता है, एक्ट ऑन पिट्यूटरी, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका क्या निकलता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और ये फिर आपका आगे जाके कॉर्टिसोल निकालती है। क्या निकालती है, कॉर्टिसोल्स रिलीज करती है, ठीक है। देखिए, पिट्यूटरी रिलीजेस आपका ADH एंड ऑक्सी, नहीं एक मिनट, ये नहीं, हाँ मैं कॉर्टिसोल की बात कर रहा था ना, हाँ। तो हाइपोथैलेमिक कॉर्टिको CRH यानी कि आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड
रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। ये निकालता है किसको? एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को। वो स्टिमुलेट करता है आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल। तो ये एक चेन होती है। देखिए आप जब भी आप एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे यानी कि हार्मोन्स का पढ़ेंगे तो उसमें पता है कैसा वर्क करता है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालेगा, वो हार्मोन पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, पिट्यूटरी दूसरा हार्मोन निकालेगा, दूसरा हार्मोन ग्लैंड पे एक्ट करेगा कोई भी, और वो ग्लैंड फिर अपना तीसरा हार्मोन निकालेगा। मान लीजिए हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, वहाँ से क्या निकलता है आपका? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका थायराइड ग्लैंड पे जाता है, वहाँ से आपका क्या निकलता है? आपका थायराइड हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो ऐसे पूरा चेन चलता है। हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ऑर्डर देगा आगे। तो आपको हमेशा ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, चलिए। एंटीरियर पिट्यूटरी एडेनोमा ओवर सिक्रेटिंग एसीटीएच, यानी कि जब आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ज़्यादा सिक्रेट करने लग जाए एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन तो आपका कशिंग सिंड्रोम होता है। यहाँ पे आपका एक्सेसिव कॉर्टिसोल आपका निकलता है बॉडी में कशिंग सिंड्रोम में। ठीक है, चलिए। और एंटीरियर पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन, आपका एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, आपका ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, चलिए ये सारा हो गया। और आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आपका क्या निकलता है? ADH, यानी कि आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन, और आपका ऑक्सीटोसिन। एंटी डायरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। विच टर्म डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल दैट रिड्यूस द सरफेस टेंशन इन लिक्विड? सरफेस टेंशन कम करने के लिए क्या यूज होता है? सर्फेक्टेंट। ये बात मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताई थी कि सर्फेक्टेंट को क्या बोलते हैं बेटा? सरफेस एक्टिव एजेंट। तो सरफेस एक्टिव एजेंट आपको जहां भी दिखे वहां पे आप सीधा आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए सर्फेक्टेंट यानी कि सरफेस एक्टिव एजेंट जो होते हैं उसमें एम्फीफिलिक होते हैं, यानी कि इनका हेड हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, इनका हेड हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो होती है वो लिपोफिलिक होती है, राइट। और दे एब्जॉर्ब एट इंटरफेस एंड लोअर द सरफेस इंटरफेशियल टेंशन। ठीक है, सरफेस इंटरफेशियल टेंशन को ये कम करते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको फिर से बोलूँगा सर्फेक्टेंट का रोल क्या है? वेटिंग कराना, इमल्सिफाइंग कराना, फोमिंग कराना, डिटर्जेंसी करना, सॉल्युबलाइजिंग करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आया था। तो देखिए सर्फेक्टेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। सर्फेक्टेंट, मिसेल, HLB, ये आपका जितने भी क्वेश्चन है सर्फेक्टेंट का क्लासिफिकेशन। एनाइनिक हमने देखा सोडियम लॉरेल सल्फेट, कैटाइनिक देखा हमने आपका बेंजल कोनियम क्लोराइड, आपका हमने नॉन आयनिक देखा, ये सारे देखे। ठीक है, सब कुछ हमने क्लासिफिकेशन में देखा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे? देखिए यहाँ से बार बार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। राइट। अ पेशेंट इज एडवाइज टू अवॉइड सर्टन फूड्स वाइल ऑन एंटीप्लेटलेट ड्रग दैट ब्लॉक P2Y12 रिसेप्टर। भाई कौन सी ड्रग है? वॉरफरिन है? नहीं। बिस्प्रोलोल है, ये तो बीटा ब्लॉकर है। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड है, ये तो डायूरेटिक है। तो आपका क्लोपिडेग्रोल, पासुग्रेल, ठीक है, अभी हमने ग्रेल वाली बात की थी, और टिक्लोपिडिन, ये आपका P2Y12 इस रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, एंटीप्लेटलेट ड्रग है। अब यहाँ पे फूड क्यों नहीं लेने की बोला जाता है कि आप फूड क्यों नहीं लेंगे, सर्टेन फूड को अवॉइड क्यों करेंगे? ये जो आपकी ड्रग है ना, देखिए इसका मेटाबॉलिज्म, ये एक्टिव कैसे होती है? ये क्लोपिडेग्रोल जो है, क्लोपिडोग्रेल, ये एज अ प्रो ड्रग होती है। ये जाती है और एक्टिव ड्रग बनती है बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आता है आपका एंजाइम, कौन सा? CYP2C19 के थ्रू। अगर ये एंजाइम, मान लीजिए कोई आपका फूड या फिर कोई ड्रग है, अगर वो ये एंजाइम को ब्लॉक कर दे तो क्या आपका प्रो ड्रग एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए कुछ फूड अवॉइड किए जाते हैं, कुछ ड्रग्स अवॉइड किए जाते हैं। यहाँ पे ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है, ड्रग फूड इंट्रैक्शन हो सकता है, राइट। तो क्लोपिडोग्रेल आपका स्टैंडर्ड कॉर्नरी स्टेंटिंग में क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिंग टू प्रिवेंट स्टेंट थ्रोम्बोसिस, यस, टू प्रिवेंट स्टेंट थ्रोम्बोसिस, इसको प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है।
अब एंटी प्लेटलेट और एंटी कोएगुलेंट में हम लोग समझते हैं क्या डिफरेंस होता है। टारगेट ये प्लेटलेट को करते हैं, ये क्लोटिंग फैक्टर को करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपका एंटी प्लेटलेट में एस्प्रिन, एस्प्रिन हमेशा लो डोज में देते हैं, राइट, याद रखिएगा। क्लोपिडोग्रेल, टिक्रोगेल, ठीक है, पासुग्रेल और आपका टिक्लोपिडिन। और एंटीकोएगुलेंट में आपका हेपेरिन और आपका वॉरफरिन हो गया। चलिए, और यूज़ क्या है इसका, ये आपका आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस में देते हैं, एमआई स्ट्रोक में, और ये आपका वेनस थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में देते हैं, राइट। चलिए, वारफरिन का कोई फूड इंटरेक्शन नहीं है, बट विटामिन के साथ वारफरिन का फूड इंटरेक्शन यहाँ पे एंटीकोएगुलेंट में दिखता है, क्योंकि एंटीप्लेटलेट वारफरिन एंटीप्लेटलेट है ही नहीं, तो यहाँ पे क्यों होगा। तो यहाँ पे आपका जो विटामिन के वाले फूड्स हैं वो वारफरिन का इफेक्ट कम कर सकते हैं, राइट। चलिए, और वारफरिन का थेरापेटिक इंडेक्स कम होता है। मुझे आप कमेंट में सेक्शन में अभी बताइए, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि और कौन सी ड्रग है जिसका थेरापेटिक जो इंडेक्स है वो नैरो होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन which molecule is reduced at the final step of respiratory chain in mitochondria, which molecule is reduced, हमने क्या बोला था, मैंने आपको ये अभी पढ़ाया कि ऑक्सीजन आपका रिड्यूस्ड होता है, राइट। चलिए, हाँ मैंने कहा था, मैंने आपका डाला है इमेज, ये रहा इमेज, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। चलिए, तो हम लोग पहले देख लेते हैं एट कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, जिसको साइनाइड ब्लॉक करता है, याद आया। टर्मिनल स्टेप होता है, ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर एंड ये वाटर बनाता है, राइट। चलिए, साइनाइड ब्लॉक द कॉम्प्लेक्स 4, ऑक्सीजन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हॉल्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, हमारा 1 to 4 हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहता है, पंपिंग होता है प्रोटॉन का। कोएंजाइम क्यू एंड साइटोक्रोम सी मोबाइल कैरियर्स होते हैं। O2 जो होता है हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, पानी बनाता है। और कॉम्प्लेक्स 5 हमारा ATP सिंथेस होता है जो आपका ATP बनाता है। मैं आपको अभी समझाता हूँ क्या होता है। देखिए, NADH आपको देता है 2 ATP, राइट, और FADH आपको देता है 1 ATP। कहीं कहीं आपको 2.5 और 1.5 भी देखने को मिलेगा, बट वो अलग, वो मॉडर्न वैल्यू है, ओल्डर ट्रेडिशनल वैल्यू ये है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, राइट। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। देखो, NADH जो है वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके आता है। वो इलेक्ट्रॉन किसको देता है, कॉम्प्लेक्स 1 को, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स 1 जो है ना, ये प्रोटॉन पंप करता है। ये देखिए, प्रोटॉन निकाला इसने, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ गया आपका, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, और आपका FADH जो होता है ना, यहाँ पे FADH आपका क्या करता है, कॉम्प्लेक्स 2 यानी कि सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेस को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ला के देता है। ये दोनों जैसे इलेक्ट्रॉन लेकर के आए, तो इन्होंने कोएंजाइम क्यू को दिया, कोएंजाइम क्यू ने आगे दिया साइटोक्रोम BC1 को, इसने फिर आगे दिया। ये भी देखिए प्रोटॉन पंप कर रहा है, इसने फिर आगे दिया। फिर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज हमारा 4th नंबर का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो साइनाइड के थ्रू ब्लॉक हो जाता है। याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑक्सीजन के थ्रू एक्सेप्ट होकर पानी बनता है। और ये जो प्रोटॉन होते हैं, देखिए ये सारे जो प्रोटॉन होते हैं, ये देखिए, ये 4 और 4 2 8 और 2 10, ये 10 प्रोटॉन जो है यहाँ से निकलते हैं। ये हमारा ATP सिंथेस यानी कि कॉम्प्लेक्स 5। बस आपको इतना समझना है कि यहाँ पे ATP बनता है, जैसे ये प्रोटॉन यहाँ से निकलता है, यहाँ पे आपको ATP बनता है। आपको इतना ही समझना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके ये पूरा पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे जो जो लिखा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो मेन बेसिक था वो हमने यहाँ पे सीखा। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा पानी पी लो। विच टर्म इज यूज इंटरचेंजेबली विथ स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट इन कोऑर्डिनेशन विथ केमिस्ट्री। आप इसको सोचिए, पढ़िए, मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको। चलिए, बहुत बढ़िया। फॉर्मेशन कांस्टेंट, ऑक्सीडेशन 9, बॉइलिंग 9, सॉल्युबिलिटी 9, फॉर्मेशन कांस्टेंट, राइट। यहाँ पे क्यों बोलते हैं समझते हैं। द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, मतलब इसका मतलब क्या होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपका कॉम्प्लेक्स यानी कि आपका मेटल प्लस लाइगेंड का कॉम्प्लेक्स, अब वो बनेगा कि नहीं बनेगा
आपका डिपेंड करता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे। तो ये बनना यानी कि फॉर्मेशन, तो इसको फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब होता क्या है, EDTA मेटल जो है कॉम्प्लेक्स हैव लार्ज फॉर्मेशन कांस्टेंट, राइट। तो ये स्टेबिलिटी बनाता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि देखिए, आपका जो अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आपका कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो स्टेबल होगा। क्या होगा? स्टेबल होगा। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अगर आपका कम होगा तो आपका कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, राइट, ये कांस्टेंट अगर आपका कम होगा, ठीक है, तो आपका कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए, फिर यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है कि आपका ईच लिगेंड लाइगेंड के लिए कितना एडिशन होने के बाद क्या आपका कॉम्प्लेक्स का कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फिर एक ओवरऑल होता है, वो उस पे से डिराइव होता है, स्टेप वाइज से डिराइव होता है। फिर चिलेट इफेक्ट, यानी कि आपका जितना ज़्यादा चिलेट होगा उतना ज़्यादा आपका स्टेबल होगा। चलिए, जैसे चिलेट में मल्टी डेंटेड होता है, जैसे कि आपका EDTA है वो हेक्सा डेंटेड है, तो जितना डेंटिसिटी आपका बढ़ेगा उतना आपका, और रिंग नंबर बढ़ेगा, आपका ग्रेटर स्टेबिलिटी होगा। जितना ज़्यादा डेंटेड होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा। चलिए, विच स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इंक्रीजेज द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ बार्बिचुरेट्स। ये का SAR या फिर मैं कहूँ मेडकेम से आया है क्वेश्चन, बार्बिचुरेट से SAR से क्वेश्चन हर एग्जाम में मैंने देखे। ठीक है, बार्बिचुरेट्स के मेडिसिनल केमिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, चलिए, तो इंट्रोडक्शन ऑफ आपका अल्काइल ग्रुप एट C5 पोजीशन। देखिए, लिपोफिलिक अल्काइल एराइल सब्स्टिट्यूएंट एट C5 ऑफ द बार्बिचुरिक एसिड लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है। अब आपकी बार्बिचुरिक कहाँ एक्ट करती है? आपका बार्बिचुरिक जो है वो गाबा ए पे एक्ट करती है। ठीक है, वो आपका कहाँ होता है? इनसाइड योर CNS। तो ज़्यादा लिपोफिलिसिटी इसकी CNS में एंट्री में हेल्प करता है, इसका फास्टर एक्शन होता है, राइट। चलिए, जैसे आपका थायोपेंटाल इज द एग्जाम्पल, ठीक है, हाईली लिपोफिलिक, ठीक है ना। चलिए, अल्ट्रा रैपिड IV एनेस्थेशिया के रूप में यूज़ होता है। तो इसमें आप SAR में आप बिल्कुल हाईली इंपॉर्टेंट समझ के लिख लीजिए। ये GPAT वगैरह में बहुत यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखे हैं। हर एग्जाम में बार्बिचुरेट्स के SAR मेडिसिनल केमिस्ट्री वाले टॉपिक में बार्बिचुरेट्स आता ही आता है, राइट। चलिए, तो C5 में हम देखेंगे, C5 पे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आपका हिप्नोटिक एक्टिविटी कन्फर्म, यानी कि आपका C5 डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इससे आपका बार्बिचुरेट का हिप्नोटिक एक्टिविटी आता है। लॉन्गर और ब्रांच्ड होगा C5 ग्रुप पे, तो आपका लिपोफिलिसिटी बढ़ेगा, पोटेंसी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, थायो एट C2 आपका इससे इफेक्ट क्या आता है? आपका अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बन जाता है। ठीक है, देखिए, कोलॉजी में हर बार एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो जितना ज़्यादा फटाफट काम करना स्टार्ट करेगा ना, देखिए, जो जितना फटाफट एक्ट करेगा, ठीक है, एक्ट, स्पीड ऑफ एक्ट, मैं लिख देता हूँ कि जो जितना स्पीड से एक्ट करेगा ना, वो उतना ही शॉर्ट एक्टिंग होगा। ये आप कोलॉजी में हमेशा देखेंगे। कोलॉजी में आप जितना पढ़ेंगे ना, मैं इतना सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ा है ना, हर बार मैंने ये नोटिस किया है, जो ड्रग जितनी ज़्यादा अल्ट्रा फास्ट ऑनसेट होता है, यानी कि जो ड्रग जितना फटाफट काम करना स्टार्ट करती है, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उतना ही कम रहता है। ठीक है, और N मिथाइलेशन पे हम पॉइंट की बात करें तो ये आपका शॉर्टर ड्यूरेशन प्रोवाइड करता है। आपके बार्बिचुरेट्स में आपको एक और भी चीज़ ध्यान रखनी है कि अल्ट्रा शॉर्ट जो रहता है आपका, वो अल्ट्रा शॉर्ट, शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग, यानी कि ड्यूरेशन के हिसाब से भी आपका क्लासिफिकेशन किया गया है। अल्ट्रा शॉर्ट में आपका थायोपेंटाल, शॉर्ट इंटरमीडिएट में आपका पेंटोबार्बिटाल बार्बिचुरेट, लॉन्ग में आपका फिनोबार्बिटाल, राइट। चलिए, बार्बिचुरेट आपका क्या करता है? गाबा ए पे आपका इंक्रीज करता है एक्टिविटी। चलिए, और फेनोबार्बिटाल हमारा यहाँ पे एंजाइम इंड्यूसर है, एंटी एपिलेप्टिक में भी देते हैं और लॉन्ग एक्टिंग है। ठीक है, चलिए, फेनोबार्बिटाल लॉन्ग एक्टिंग याद रखिएगा। ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन what is the main purpose of increased vascular permeability in affected tissue? permeability क्यों हो जाता है? To limit the oxygen delivery, नहीं, ऑक्सीजन नहीं, clot formation नहीं, to reduce blood pressure नहीं, to allow proteins and leukocyte to exit blood stream and enter to the inflamed tissue, right?
तो इंक्रीज वैस्कुलर परमिबिलिटी लेट द प्रोटीन रिच एक्सुडेट एंड ल्यूकोसाइड लीव द ब्लड एंड एंटर टिश्यू टू फाइट इंजरी, राइट। और इससे क्या होता है, स्वेलिंग और एडेमा होता है। ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, देखिए हमने इसको क्लासेस में, अगर आप मेरे साथ क्लासेस में जुड़े थे तो आपको याद रहेगा। आप मेरे को इस बारे में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एक बार कमेंट कीजिएगा कि यस सर हमने इसके बारे में पढ़ा था आपके साथ। चलिए, तो यहाँ पे क्या रहता है आपका, कौन कौन से साइन हमारा, रेडनेस, हीट, ह्यूमर, आपका ट्यूमर यानी कि स्वेलिंग, पेन, ठीक है, ये सारा देखने को मिलता है। बेटा आप लोग अगर कन्फ्यूजन आपको आ रहा हो कि ये सारा क्या लिखा है, रूबर, केलोर, ट्यूमर, ठीक है, डोलोर, ये आपके सारे लैटिन टर्म्स हैं, ठीक है, लैटिन टर्म्स है और कुछ नहीं है। लैटिन टर्म्स पढ़ते हैं ना, वही है। अब जैसे वैसोडाइलेशन कौन कराता है, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। परमिबिलिटी कौन बढ़ाता है आपका, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन्स। कीमोटैक्सिस कौन कराता है बेटा, आपके सारे C5, आपके मैंने बताया था कीमोकाइंस होते हैं, आपको पता होगा क्या होते हैं कीमोकाइंस होते हैं, वो क्या कराते हैं, साइटोकाइनिन्स होते हैं, ठीक है, साइटोकाइंस में कीमोकाइंस होते हैं, वो आपके क्या कराते हैं, कीमोटैक्सिस कराते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, तो कीमोटैक्सिस मतलब WBC को अट्रैक्ट करना। चलिए याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। पेन किससे होता है, ब्रेडिकाइनिन से, प्रोस्टाग्लैंडिन से, ठीक है। चलिए, और फर्स्ट सेल हमारा जो एक्यूट इन्फ्लामेशन में एक्ट करता है न्यूट्रोफिल होता है, और क्रॉनिक में मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट करते हैं, ये भी हमने देखा था, राइट। चलिए, और एक्सुडेट का मतलब क्या होता है, हाई प्रोटीन, और ट्रांसुडेट का मतलब होता है लो प्रोटीन। एक्सुडेट मतलब जिस ऐसा फ्लूइड जो प्रोटीन ज़्यादा हो, और ट्रांसुडेट में लो प्रोटीन होता है, राइट। चलिए, विच मैकेनिज्म लीड टू डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी बाय लोअरिंग एंजाइम कंसंट्रेशन। यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन कम करके कौन एक्ट करता है, देखिए, एंजाइम डिग्रेडेशन लोअर द एंजाइम कंसंट्रेशन इन सेल। यस, एंजाइम एक्टिवेशन क्यों लोअर करेगा भाई, एंजाइम स्टेबलाइजेशन क्यों लोअर करेगा, एंजाइम इंडक्शन लोअर, एंजाइम नहीं, हाँ हमारा आंसर सही है, एंजाइम डिग्रेडेशन लोअर द एंजाइम कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात है बेटा, एंजाइम डिग्रेडेशन होगा, प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा, रिड्यूस करेगा अमाउंट ऑफ एंजाइम, लोअर टोटल एक्टिविटी। सिंपल सी तो बात है। एंजाइम, अगर आप किसी एंजाइम को आप डिग्रेड कर दोगे तो उसकी एक्टिविटी तो कम हो जाएगी ना। चलिए, अब जैसे रिफाम्पिसिन, फेनोबार्बिटॉल, हमने फेनोबार्बिटॉल लॉन्ग एक्टिंग अभी पढ़ा, बार्बिचुरेट्स में एंटी एपिलेप्टिक में देते हैं, एंजाइम इंड्यूसर होता है, राइट। तो ये आपके एंजाइम इंड्यूसर हो गए, और आपका ये हो गए सिमेटिडिन, केटानोजोल और एरिथ्रोमाइसिन आपके एंजाइम इनिबिटर्स हो गए, राइट। चलिए, विच एंजाइम टेस्ट वुड अ डॉक्टर इज मोस्ट लाइकली ऑर्डर टू चेक फॉर पॉसिबल बोन डिसीज। अरे अब भी तो हमने देखा था, ये बिल्कुल सेम रिपीट क्वेश्चन है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अब भी जस्ट हमने देखा सारा, हमने पगेट्स डिसीज का पैथोजेनेसिस भी समझा था, याद है ना। चलिए, ALP इज द मोस्ट लिंक टू द बोन डिसीज, ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी। लीवर में आपका ALT एमाइलेज, और आपका अमाइलेज पेनक्रियासिस में आपका ये CKMB, आपका हार्ट में सारे हमने देखे थे, राइट। चलिए, देखिए मैंने आपको बताया था कि लीवर के एंजाइम भी चेक करते हैं फिर, और आपका बोन का, अगर बोन का बढ़ा हुआ है, लीवर का कम नॉर्मल है, तो आपका पगेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया ये सारे डिसीज होने के चांस होते हैं। अभी हमने जस्ट ये डिस्कस किया था, राइट। बिफोर जस्ट लेट मी चेक माई रिकॉर्डिंग्स आर गोइंग गुड और नॉट, या इट्स एवरीथिंग गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। सो विच ड्रग एक्ट एज अ प्रोटोन पंप इनहिबिटर टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। प्रोटोन पंप इनहिबिटर पूछा है, बिल्कुल सिंपल, डोमपेरिडोन, ये हमारा D2 ब्लॉकर होता है, ठीक है, ये हमारा एंटी एमेटिक है। रेनिटिडिन, ये हमारा H2 ब्लॉकर होता है, ठीक है, ये हमारा हिस्टामिन ब्लॉकर होता है। सुक्रालपेड, ये हमारा प्रोटेक्टिव एजेंट होता है, ठीक है। बचा क्या, ओमेप्राजोल, बेटा ओमेप्राजोल, राबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, सारे प्राजोल वाले ड्रग्स आपके प्रोटोन पंप इनहिबिटर होते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़िएगा। इरिवर्सिबली ब्लॉक हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase, ठीक है, कब देते हैं आपका पेप्टिक अल्सर में, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज GERD में देते हैं। ये एसिड सिक्रीशन कम कर देता है, ठीक है। एसिड सिक्रीशन कम करने के लिए जो ड्रग्स होते हैं, एंटी अल्सर या एंटासिड ड्रग, हाई यील्ड हमारे जो क्लासिफिकेशन है उसमें देखते हैं,
प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में आएगा सारा ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एस्मोप्राजोल, लालप्राजोल, ठीक है, ब्लॉक करेंगे पोटेशियम, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस को। H2 ब्लॉकर हमारा रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, सिमेटिडीन हमारा H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, ये हमारा ब्लॉक करेगा हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस को। एंटासिड हमारा न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड को, हमारे सारे आपके आ जाते हैं एंटासिड वगैरह। और साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट आपके सुक्राल फेट और आपका बिस्मथ और आपका ये मिसोप्रोस्टॉल और आपका ये सारा म्यूकोजा को, यानी कि आपके स्टमक की सरफेस को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्रोकाइनेटिक्स ड्रग जो आपका मेटोक्लोप्रामाइड और डोम्पेरिडोन, ये आपका मोटिलिटी बढ़ाते हैं, राइट। चलिए, एंटी-एच पाइलोरी ये आपका इन्फेक्शन में देते हैं। आपके एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन प्लस पीपीआई आपका कॉम्बिनेशन होता है, ये एकदम याद करके रख लीजिए। ट्रिपल थेरापी बोलते हैं। इस बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिपल थेरापी गिवन इन द एंटी एच पाइलोरी इन्फेक्शन। तो एंटी एच पाइलोरी का ट्रिपल थेरापी क्या है? तो एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, पीपीआई याद रख लीजिएगा, ठीक है। पीपीआईज आर द प्रोड्रग्स एक्टिवेटेड इन द एसिड टेकन बिफोर मील्स, ठीक है। चलिए, एल्यूमिनियम सॉल्ट्स जो होते हैं आपके, ये याद रखिएगा। एल्यूमिनियम सॉल्ट्स आपका क्या करते हैं? डायरिया करते हैं, ठीक है, सॉरी कॉन्स्टिपेशन करते हैं। इसको आप क्या याद रखेंगे? एसी याद रखिए और एमडी याद रखिए, एसी एमडी, राइट। एल्यूमिनियम सॉल्ट्स करेंगे कॉन्स्टिपेशन और मैग्नीशियम सॉल्ट्स करेंगे डायरिया। चलिए, विच प्लाज्मा कंपोनेंट इज वाइटल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? अल्ब्यूमिन 9, ग्लोबुलिन 9, 9 यूरिया, फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन हमारा ब्लड क्लॉटिंग करवाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, फिब्रिनोजन में जो फैक्टर 1 है वो क्या करता है? इज कन्वर्टेड बाय थ्रोम्बिन टू फिब्रिन। फिब्रिन क्या करेगा? क्लॉट मैश का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्ब्यूमिन तो हमारा प्रेशर मेंटेन करने के लिए, ड्रग ट्रांसपोर्ट के लिए, ग्लोबुलिन्स हमारा इम्यूनिटी के लिए, फिब्रिनोजन हमारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए। और क्लॉटिंग फैक्टर तो हमारा पूरा क्लॉटिंग एक चार्ट बनता है जो आपके सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें याद रखिएगा वो सारे, उसमें यूज़ उसका होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे में हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? आपका 8, 9, 10 और आपका 12। एक्सट्रिंसिक में आपका 7 और कॉमन पाथवे आपका कहाँ पे आता है? जब आपका 10, 5 और आपका 2 यानी कि आपका प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या करेगा? फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, राइट। चलिए, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, विटामिन के डिपेंडेंट आपके कौन से फैक्टर्स होते हैं वो याद रखना, आप ना भूलें। विटामिन के डिपेंडेंट हमारे होते हैं आपका 2, 7, 9, 11, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 2, 7, 9 और 11। चलिए, विच रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड टू सिंथेसाइज थायोफिन डेरिवेटिव्स इन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? फिशर इंडोल नहीं भाई, वो तो इंडोल ही हो जाएगा। सेंडमियर नहीं, पिटल क्राफ्ट नहीं, वो तो एसाइलेशन है। पालनॉर सिंथेसिस में हम लोग थायोफिन बनाएंगे, राइट। तो पालनॉर सिंथेसिस कन्वर्ट्स, देखिए मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप अगर कुछ छोड़ना भी चाहें ना, तो भी ये टॉपिक तो बिल्कुल मत छोड़िए कि कौन से रिएक्शन से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक बनता है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1,4-डाइकार्बोनाइल्स 2 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग विथ अ सल्फर सोर्स। अब इसमें आपका क्या यूज होता है? आपका लॉयसन रिएजेंट यूज होता है, लॉयसन, यानी कि आपका इसमें P2S5, ठीक है। P2 आपका P2S5, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये यूज होता है, ठीक है। चलिए चलिए, यहाँ पे हमारा और भी दिया हुआ है, क्या कहते हैं, पालनॉर के अलावा, पालनॉर हमारा थायोफिन के साथ साथ फ्यूरान और पायरोल तो बनाता ही है, ठीक है। और हमारा फिशर इंडोल में आपका इंडोल बनता है। स्क्रैप और डोबनर मिलर में आपका क्विनोलिन बनता है। और बिशर नेप्रेस्की में आपका आइसोक्विनोलिन बनता है। हैंड सिंथेसिस में आपका पिरीडिन और थायाजोल बनता है। और नॉर पैराजोल में आपका पैराजोल बनता है। देखिए बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे और बनेंगे ही सही। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में आप आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के साथ आपका रिंग कैसा है और वो कौन से सिंथेसिस से बन रहा है, खास करके ये नाम वाले जो सिंथेसिस होते हैं बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए फिशर इंडोल में आपका क्या रहता है, फिनाइल हाइड्रोजन प्लस कीटोन इंडोल बनाता है, ठीक है। और हैंड्स में डाइहाइड्रोपिरिडिन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आपका ये बनते हैं, डाइहाइड्रोपिरिडिन जो होते हैं क्लास के, वो हैंड सिंथेसिस से आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए जो निफेडिपिन आपका जिसमें कोर मॉलिक्यूल मोइटी रहती है वो। तो यहाँ पे हमारे ऑल 25 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपको हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, देखिए मोस्ट ऑफ द बच्चे यहाँ तक वीडियो देखते नहीं हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ तक वीडियो नहीं देखते, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आए हो, यू आर एट दिस पॉइंट, ठीक है, आर एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों ना आप अपना देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कमेंट करना, तो वो कमेंट तो करेंगे, बट यहाँ पे आप मेरे को एक अलग से सीक्रेट कमेंट करेंगे जो सिर्फ मुझे और आपको पता होगा, जो यहाँ तक देख रहा है उनको पता होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वी विल रॉक द एग्ज़ाम। तो ये एक कमेंट हम दोनों के बीच में रहेगा, जिससे मेरे को पता चलेगा कि हाँ ओके, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, यानी कि कंप्लीट वीडियो आपने देखी है। कुछ बच्चे होते हैं स्किप करके देखेंगे, तो ये पार्ट अगर स्किप कर देंगे, ठीक है, या बीच बीच में से देखेंगे, कुछ बच्चे आधे ही देखते हैं। अगर आप में डेडिकेशन या डिटर्मिनेशन है तो आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आप एग्ज़ाम को लेके बहुत सीरियस हैं और आप एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो हो सकता है कि हो सकता है क्या, ऑफ कोर्स हम दोनों के बीच में एक सीक्रेट कोड कमेंट होना चाहिए। तो ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो यहाँ तक वीडियो देखते देखते आए हैं। जिसने स्किप कर दिया वो तो ये देख नहीं पाएगा, जिसने आधा देखा वो यहाँ तक नहीं आ पाएगा। तो आपका जो डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, जितने आप एफर्ट्स दे रहे हैं, उसके लिए एक सीक्रेट कोड बनता है। तो ये आप कमेंट्स में डालेंगे कि वी विल रॉक द एग्ज़ाम, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग, ठीक है, मतलब आगे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ, आप लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए, ये पीपीटी चाहिए, तो डू ज्वाइन GSSB जूनियर फार्मासिस्ट का एब्सोल्युटली फ्री बैच आ रहा है, जिसमें आपको सब सब्जेक्ट का नोट्स वगैरह मिल रहा है। सारी चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री बैच है। डाउनलोड कीजिए एपोमाइंड ऐप स्टोर से करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल सकते हैं ये, राइट। बैच आप डाउनलोड करने के बाद बैच के आइकन पे क्लिक कीजिए, बैच के आइकन पे क्लिक करने के बाद ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आप अपना बैच कोड डालिए GSSB 2026। उसके बाद आपको फ्री बैच में एनरोल कर दिया जाएगा। फ्री बैच में एनरोल होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, मटेरियल्स आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके मिल जाएगा, वहाँ पे अपने स्टडी मटेरियल को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारे लाइव लेक्चर्स देख के क्लासरूम में सारी चीज़ों के साथ आप एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में पढ़ाई करना चाहते हैं, सो वी वेलकम यू टू द एपोमाइंड GSSB जूनियर फार्मासिस्ट बेसिक बैच और एडवांस बैच। 2 बैच हैं, दोनों ही बैच में सारी चीज़ें मिलने वाली है, बट सिर्फ मॉड्यूल्स का फ़र्क है। तो बेसिक बैच में विदाउट मॉड्यूल्स आपको मिलेगा, बाकी सारे लाइव लेक्चर्स सारी चीज़ें मिल जाएगी। और एडवांस बैच में आपको विथ मॉड्यूल्स, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, एपोफास्ट के नोट्स, क्लासरूम नोट्स, आपका 1 लाइनर PY की सॉल्यूशन, 1 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मॉड्यूल्स, हार्ड कॉपी, वीकली टेस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप सिर्फ मॉड्यूल्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एपोमाइंड्स के मॉड्यूल्स भी एक्सेस कर सकते हैं विथ 1499। ये आपके सारे ही एग्जाम में बड़े काम के आने वाले हैं। RRB फार्मासिस्ट हो गया आपका, एम्स फार्मासिस्ट, जूनियर फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर को लेके। इसके अलावा GSSB GPSSB के लिए तो है ही है, तो यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स ले सकते हैं सारे, आपके जो भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सब के लिए आपके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग आपसे इजाज़त लेते हैं, विदाई करते हैं, ठीक है। लेक्चर यहाँ पे ये क्लास कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक जुड़े रहे। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लाएंगे और उसमें नेक्स्ट MCQs हम आपके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।